Hello guys, welcome to our channel Part 2 Rebirth Artless Girl. Chapter 11 कबीर और धरा। जैसे ही धरा को ये पता चला कि यह कबीर का घर है तो उसने सोचा कि वह आधी रात को उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। हालांकि वह अब शादीशुदा थे लेकिन कागज़ों पर और दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था। इसके अलावा जो उसने कबीर के बारे में भी सुना था उस हिसाब से उसे पता था कि कबीर के साथ बहुत सी लड़कियां सोना चाहती थी लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं था। फिर वह उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। फिर उसने ज़्यादा ना सोचते हुए सीधे कबीर से सवाल किया, कबीर तुमने कहा था कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है। कबीर बोला, सही कहा, मैंने भी तुम्हें कहा था कि मैं जब बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। ये बोलकर वो अंदर चला गया। अरे, धरा उसके पीछे चलने लगी। कबीर बहुत तेजी से आगे चल रहा था। हाल बहुत बड़ा था। जैसे ही धरा ने हाल पर नज़र घुमाई उसके कदम वहीं रुक गए। फिर वो भी कबीर के पीछे चल दी। कबीर जैसी ही दरवाजे पर पहुंचा उसके कदम रुक गए और उसके अचानक से रुकने से धरा उससे टकरा गई। जैसे ही वह टकराई उसे अपने सिर में दर्द हुआ और उसने घूरकर कबीर को देखा। कबीर तुम्हारे पास मुझे यहाँ बुलाने का कोई कारण होना चाहिए। कबीर ने अपना सिर घुमाया और मनमोहन मुस्कान दी। इसका कारण बस इतना है कि आज से तुम मेरी पत्नी हो और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। इससे पहले कि धरा और कोई सवाल पूछती कबीर पहले ही ऊपर चला गया। बटलर तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाएंगे, जल्दी सो जाना। सोने की बात सुनकर धरा तुरंत शांत हो गई और मन में सोचने लगी, सभी अपने आप ही सोते हैं, कोई एक दूसरे को ऐसे परेशान नहीं करता, वो भी इतनी रात को। बाद में वह कबीर के ध्यान हटाकर बटलर को फॉलो करने लगी। बटलर लगभग 50 साल का बूढ़ा आदमी था। वह धरा को ऊपर ले गया और उसने थोड़ी थोड़ी बातें भी उस घर के बारे में बताया। उसने कबीर की बहुत तारीफ की थी। इन्होंने ही कबीर को बड़ होते हुए देखा था। धरा का कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। उसका रूम 3rd फ्लोर पर था। वह इतनी नींद में थी कि मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। वह जल्दी से नहाने के लिए अपने बाथरूम में गई और वहां आई तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कपड़े नहीं है। उसने अपने चारों तरफ टॉवल को लपेटा लिया और उसने गेट खोला और कमरे में भाग आई और उसकी सारी नींद हवा हो गई। उसने कबीर को वहां देखा जो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके 6 पैक एब्स दिख रहे थे। वह भी अभी नहा कर आया था और उसने अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था, जिसके देखकर धरा होगा कि सांसें ही अटक गई। उसने अपने चारों तरफ टॉवले लपेटा हुआ था। धरा ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा और कबीर की ओर इशारा करते हो बोली, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? वो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसे बिना कपड़ों के कैसे घूम सकता है। वो इस बात के लिए राजी हुए थे कि वह अलग अलग सोएंगे और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? यह क्या कोई वह प्लानिंग कर रहा है? फिर उसने मन में सोचा, ये तो उसके कमरे जैसा नहीं दिखता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह तो अपने कमरे के बाथरूम में गई थी, तो बाहर कबीर के वॉशरूम में कैसे आ गई? वह इतना हैरान थी कि वह भूल ही गई थी कि उसने अपने शरीर पर सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। कबीर के भाव एकदम शांत थे। उसकी आंखें धरा के शरीर पड़ी थी। उसने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम साफ साफ बोल सकती हो, और अगर तुम्हारा मूड कुछ और करने का भी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें इस तरह से मेरे रूम में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या उसका वॉशरूम? क्या वह नींद में चल रही है? धरा ने अपने पीछे गेट की आड़ देखने के लिए मुड़ी, तभी हवा का झोंका आया और अचानक ही एक जोरदार आवाज के साथ गेट बंद हो गया। धरा इतनी डर गई थी कि वह तुरंत उछल पड़ी। जब नीचे उतरी, जैसे ही उसने फ्लो पर कदम रखा, पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह आगे की ओर गिरने लगी। और जैसे ही गिरने वाली थी उसने जल्दी से कबीर को पकड़ लिया, जिसकी वजह से कबीर का टॉवल उसके हाथ में आ गया और वह जमीन पर गिर गई। धरा को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कमर टूट गई थी। धीरे धीरे थोड़ा ठीक होने से पहले जमीन पर पैर देखकर उसने सिर उठाया। फिर वह जोर से चिल्लाई। उसके सामने कबीर बिना कपड़ों के खड़ा था और उसके शरीर का टॉवल उसके हाथ में था। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और वह अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपना सिर कहीं जाकर पीटना चाहती थी। उसकी यह सब हरकतें वही खड़े कबीर भी देख रहा था और वह बोला, ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले मुझे इस तरह से नहीं देखा है, तो इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? इधर आ जाओ। उसकी ऐसी बातें सुनकर धरा उसे मरना चाहती थी और बोली, क्या? तुम एकदम बेकार दिखते हो, तुम्हें कौन देखना चाहता है? कबीर अपने लिए बेकार आदमी सुनकर गुस्सा हो गया। इस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसने उसे बेकार कहा।
क्या तुमने कभी सुंदर आदमी देखा है? अचानक कबीर नाराज हो गया और उसने धरा से ऐसी बात बोल दी जिसे धरा परेशान हो गई। उसे न जाने कितने बार खुद को कोसा, उसे समझ नहीं आया था कि इस बात को बोलने की क्या जरूरत थी। हालांकि वह अभी बस 19 साल की थी, यहाँ तक कि पिछले जन्म में वह लगभग 30 साल की थी और उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन फिर भी वह कबीर से हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत आदमियों को देखा है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनकी स्किल तुमसे काफ़ी बेहतर है। कबीर का तो चेहरा एक पल के लिए काला पड़ गया। वह मन में सोचा कि यह औरत वाकई में बहुत ज़्यादा बहादुर है। जैसे ही धरा ने कहा कि उसकी स्किल इतनी अच्छी नहीं है तो कबीर को लगा जैसे वह उस पर ही सवाल उठा रही है। हालांकि वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या उसे उसकी स्किल्स में सच में कोई कमी लगती है। तो उसने एक और सवाल पूछा, उस रात मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया था? जब धरा ने उसका ऐसा सवाल सुना तो वो तुरंत शर्मा गई। तुम्हें पता है, उस रात मैं नशे में थी और उसे रात का मुझे कुछ भी याद नहीं। वह जो भी बोल रहा था उससे धरा बस परेशान हो रही थी। हालांकि वो उसे नहीं बता सकती थी कि अगले दिन तक उसे दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया हो, जिससे पता चलता था कि उस समय उस आदमी ने कितने फोर्स के साथ उसके साथ इंटीमेट हुआ था। तुम बस एक फोर्स करना जानते हो, क्या इसे टेक्निक कहा जाता है? ऐसा तो कोई बेकार इंसान ही करता है। जब कबीर ने उसकी बात यह सुन तो और चौंक गया। उसने मन में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस दिन उसे ड्रग्स देने की वजह से उसने अपना कंट्रोल खो दिया हो और उसे चोट पहुंचाई हो? उसने तुरंत पूछा, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी? वह क्या सचमुच जानता था कि उसने जानबूझकर ऐसा सब कहा? धरा गुस्से से भर गई और उसने अपने कमर को पकड़ा और वह अपने सामने वाले आदमी को अच्छे से डांटना चाहती थी। उसे परवाह नहीं थी कि वह देश का नंबर 1 बिजनेसमैन है, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, यह एक ऐसी बात थी जिस पर वह उसके साथ बात कर सकती थी। वह दर्द से भरा चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और कुछ शर्मिंदगी के साथ जमीन से उठ गई। वह मानना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके सामने इस आदमी को देखकर उसे थोड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही थी। धरा घूम गई और भाग गई। जैसे ही उसने गेट पर हाथ रखा उसे कबीर की आवाज़ पीछे से आई और उसने थोड़ा चिढ़ाने वाले ढंग से कहा, क्या तुमने मुझे अच्छे से देख लिया? कबीर, तुम? धरा उसकी बातों को काटने वाली थी, लेकिन अचानक ही बाथरूम में अंधेरा हो गया। फिर कहीं तेज धमाके की आवाज़ आई जिस धरा डर गई और वो कबीर की बाहों में कूद गई। उसने अपने पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और जोर से चिल्लाई, भूत है, भूत है। चारों ओर घना अंधेरा था और वह अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रही थी। रूम एकदम शांत था, केवल कभी कभार पानी के बूंदों की आवाज़ आ रही थी और दो लोगों के तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धरा का शरीर कबीर के चारों ओर लिपट गया था। उसे कसकर पकड़ने की वजह से उसका टॉवल उसकी बॉडी से गिर गया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। जैसे ही कबीर ने महसूस किया कि धरा उसकी बाहों में है, उसके शरीर की खुशबू कबीर को बहकाने लगी, जिसकी वजह से कबीर ने धरा के गले में अपने सिर को घुसा लिया और सकी खुशबू को सूंघने लगा। उसने जोर से उसकी पतली कमर को पकड़ लिया और उसे अभी कसकर खुद से चिपका लिया। उस रात को ड्रग्स के नशे में था, लेकिन वह इस बात को नहीं मान सकता था कि वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसे ये बहुत अच्छा लगा था। कबीर बोला, क्या तुमने अपना मन बदल लिया? क्या तुम्हें लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए? कबीर की आवाज में हल्की सी मुस्कुराहट और चिढ़ाने वाले स्वर था। धरा को एहसास हुआ कि वह अभी क्या कर रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अभी इस टाइम कुछ बोलना चाहिए? धरा को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसे मुक्का मारना चाहती थी। कबीर जवाब नहीं दिया और बोला, क्या तुम इस बात को नहीं मानती? उसकी बात सुनकर धरा बोली, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस डर लग रहा है। नीचे उतारो। कबीर की आवाज़ थोड़ी धीमी और कमांडिंग टोन जैसी थी। नहीं, धरा में अपनी बाहें और कसते हुए बोली, वहाँ भूत है, मुझे डर लग रहा है। कबीर ने उसे देखा और बोला, बकवास, इस दुनिया में भूत कैसे हो सकते हैं? धारा ने नीचे आने से इनकार कर दिया और बोली, तुमने भूत को नहीं देखा क्या? तुमने देखा है। फिर कबीर ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में लिपटी लड़की को देखा। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से वह केवल उसकी आंखें देख सकता था। उसकी जल्दी जल्दी झपक रही थी और उसकी लंबी पलकें एक छोटे पंखे की तरह थी, क्योंकि वह बहुत करीब थे, जिसकी वजह से उसकी पलकें उस सीने में चुभ रही थी और उसके ऐसा लग रहा था जैसे गुदगुदी हो रही हो।
मैं बोलने के बीच में ही अचानक धरा रुक गई। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो एक बार मर गई थी और फिर उसका रिबर्थ हुआ था और वास्तव में उसकी सोल फिर से इस दुनिया में आई है। लेकिन क्या वह ये कबीर को बता सकती थी? नहीं, वो समझेगा कि वो कोई मेंटल पेशेंट है। ये सोचकर वह चुप थी। कबीर ने कहा, क्यों, क्या हुआ? खुद को सही साबित नहीं कर पा रही हो? इससे पहले कि धरा कुछ बोल पाती बाहर से आवाज आई, सर क्या आप बाथरूम में है? कबीर ने बटलर से कहा, क्या बात है सर? मैंने सुना कि नीचे मेन स्विच खराब हो गया है और उसे ठीक करने का काम चल रहा है और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। बटलर ने सावधानी से कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की अचानक से लाइट जल उठी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली तो एक साथ जोर से चिल्लाए, सर क्या आप ठीक है? बटलर ने उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूछा। बस कुछ कदमों की दूरी से उन्हें चलने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। कबीर ने धरा पर नज़र डाली और जल्दी से उसको बाहों में छुपा लिया और जोर से चिल्लाया, कोई अंदर नहीं आएगा। कबीर की बात सुनकर बटलर और नौकर जल्दी से वहां से चले गए। अब इस कमरे में कोई नहीं था। धरा अचानक शांत हो गई और चुपचाप बस कबीर की बाहों में सिमट गई। कबीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने दूसरा दरवाज़ा खोला और धरा को वापस उसके कमरे में ले गया और उसे सीधे बिस्तर पर फेंक दिया। चैप्टर 12। धरा की भूख। जैसी ही धरा बेड पर आई उसने जल्दी से अपने शरीर को ब्लैंकेट से ढक लिया। अब उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर के घर में रहने के पहले दिन ही उसके साथ ऐसी चीजें हो जाएगी। वह दोनों पूरी तरह से बिना कपड़े के थे, यहाँ तक कि घर के नौकर और बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चल सकता था। उसके बाद वो इन लोगों को कैसे मुंह दिखाती? कबीर एक ब्लैंकेट को अपने कमर के चारों तरफ लपेटते हुए घूमा और बाहर जाने लगा। उसे देखकर धरा को अचानक कुछ बात याद आई और वह बोली, कबीर वह मेरे कपड़े अभी भी बाथरूम में है। वह ब्लैंकेट में थी और उसने कुछ भी नहीं पहना था और बाथरूम में अभी भी कपड़े का सेट था। इस समय वो बिना कपड़े के उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने कबीर से मदद मांगी। कबीर कहने से पहले अनजाने में ही बाथरूम में चला गया। धरा ने बाथरूम की ओर देखा और डर गई। किसी कारण से धरा को इस तरह से देखकर कबीर का मूड जो पहले खराब हो गया था वह अचानक ही ठीक हो गया और वह बोला, रूम में तुम्हारे पास बहुत से कपड़े हैं, अगर वह बाथरूम में है तो उसे वही रहने दो या फिर तुम चाहती हो कि उसे मैं तुम्हें खुद पहनाऊं? धरा चिढ़ गई। धरा ने अपने क्लोजेट की तरफ देखा। एक तरफ पूरी कैबिनेट है जो कुछ हद तक अजीब था। उसे देखकर धरा ने कहा, इसकी तरह इसकी चीजें भी अजीब ही है। धरा को ऐसा लगा कि कबीर ने उसके विचारों को समझ लिया हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह घुमा और जाने ही वाला था, लेकिन उसने धरा को अपने पीछे बड़बड़ते हुए सुना, अपने आप को समझता क्या है, बागर बिल्ला कहीं का, इसने जानबूझकर बाथरूम में 2 दरवाजे लगवाए होंगे। उसकी ये बातें सुनते ही कबीर पीछे मुड़ा और हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें पहले से ही पता है कि ये दरवाजे बहुत पहले से ही लगे हैं और इससे ये साबित होता है कि तुम ही लापरवाही से बाथरूम में घुस गई। वॉशरूम में घुसते ही साफ साफ तुम्हें 2 दरवाजे पहले ही दिखना चाहिए था। क्या तुम्हारी आंखें खराब है? या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे झांक कर नहाते हुए देखना चाहती थी? क्या? नहीं, मैं झांकने वाली नहीं थी। धरा इतने गुस्से में थी कि वह लगभग उस पर चिल्लाने ही वाली थी। उसने अपने छोटे हाथों की ओर इशारा किया, तुम खुद को समझते क्या हो जो मैं तुम्हें देखने के लिए ये सब करूंगी? तुम बस एक जंग लगे हुए सामान की तरह हो। जंग लगे हुए सामान? धरा की बातें सुनकर कबीर का चेहरा एक बार फिर काला हो गया और उसने मन में सोचा, आज तक इतनी बेइज्जती तो मेरी किसी ने नहीं की। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह चाहती क्या है। उसकी ऐसी बातें सुनकर कबीर भी बोल पड़ा, तो फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपका क्या मतलब है? धरा ने वापस पूछा। कबीर ने अपना चेहरा उठाया और उसकी ओर देखकर बोला, सामान का इस्तेमाल करने लायक जगह भी तो होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इतना बोलने के बाद उसने धरा के सीने को घूरा और कबीर ने गेट बंद कर दिया। धरा और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने अपने चेहरे पर एक तकिया रख और फिर उसे ऊपर फेंकते हुए बोली, कबीर राजवंश, तुम सच में जंग लगे हुए सामान से ज्यादा कुछ नहीं हो। बहुत देर चिल्लाने के बाद धरा ने फिर से अपने सीने की ओर देखा और खुद को ही मनाया और बोली, इस कबीर राजवंश की तो आंखें सचमुच खराब है। थोड़ी देर तक छुपने के बाद धरा बिस्तर से उठी और उसने अपनी अलमारी खोली। बेडरूम बहुत बड़ा था और अलमारी में 10 कैबिनेट थे जो दीवारों से लगे हुए थे।
धरा ने उन्हें एक एक करके खोला। उसमें पूरे साल भर के बहुत ही अच्छे और सुंदर कपड़े थे, कुछ वेस्टर्न कुछ इंडियन, और सैंडल, बैंग, ज्वेलरी, मेकअप के सामान, सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा था। धरा देख सकती थी कि जो भी कपड़े चुने गए थे सब उसकी साइज के थे। फिर उसने ध्यान से सभी चीज़ों को देखा तो उसे पता चला कि उसके इनरवियर के साइज भी सही थे। उन्हें देखकर धरा ने मन में सोचा, ये आदमी बहुत चालाक है, इसको अभी तक साइज भी याद है। उस रात के बारे में सोचने हुए फिर से उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। हालांकि वह ये जानती थी कि वह सब ड्रग्स की वजह से हुआ था। वह उसकी पहली बार था और वही एक चीज़ नहीं थी जो उसे याद आ रही थी। उसे इस समय ये भी याद आ रहा था कि उस दिन उसका पुनर्जन्म हुआ था। भले ही वह 19 साल की थी लेकिन उसकी आत्मा 30 साल की थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो तो कबीर से भी बड़ होगी। उसने जल्दी से अपने नाइटवेयर निकले और पहन ली। धरा बिस्तर पर वापस सोने वाली थी लेकिन उसे अपने पेट से आवाज़ आई। उसने रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, अभी वह सारी परेशानी से निकली ही थी। धरा अपनी भूख को भूल ही गई थी। लेकिन ये कबीर का घर है, उसे ये भी नहीं पता कि किचन कहाँ है और कहाँ खाना मिलेगा। धारा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका दिल टूट गया। उसने मन में सोचा अभी कुछ खाने के बारे में भूल जा, उसे यह अबदाश करना चाहिए। और उसने बिस्तर वापस सोने की कोशिश की। बिस्तर पर लेटे हुए उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पेट जानबूझकर उसे और गुस्सा दिला रहा था। वह बिना रुके आवाज़ करने लगे जिससे वह सो भी नहीं पा रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और पूरे विला में शांति थी। अब धरा ने सोचा कि वह ऐसे नहीं रह सकती। वह दबे पांव गेट के पास गई और उसने नीचे देखा। उसने किचन में जाने के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। वो कुछ चाहती थी जिससे अपना पेट भर सके। धरा को बड़े घर से भी गुस्सा आ रहा था। धरा को तभी पता चला कि वह नीचे लाइट जल रही थी, यहाँ तक कि चारों तरफ की लाइट जल रही थी। उसने जल्दी से किचन ढूंढ लिया। धरा ने जल्दी से किचन में जाकर सभी कैबिनेट को खोलकर खाने के लिए कुछ ढूंढा लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर उसने फ्रिज खोला तो उसके अंदर केवल सॉस के डिब्बे दिखे और कुछ नहीं। क्या बात है, क्या अमीर लोग खाना भी नहीं खाते? धरा धीरे से बुदबुदाई। उसने उदास होकर फ्रिज को बंद कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया तो पीछे देखकर चौंक गई। अरे कबीर, तुम यहाँ क्या रहे हो और तुम मेरे पीछे चुपचाप खड़े क्यों थे? अभी तो डर के मारे मैं बेहोश हो जाती। धरा ने अपनी शिकायत की और मन में बोली, यह आदमी बिना आवाज़ के कैसे चल सकता है? ये तो सच में बहुत डरावना है। क्या वह सभी लोगों पर ऐसे ही निगरानी रखता है? कबीर समझ गया कि उसका क्या मतलब था। वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जिस व्यक्ति के बारे में तुम बात कर रही हो वह मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी देर रात को जगाती है और इधर उधर छिपकर कुछ ढूंढ रही है, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि वह क्या करना चाह रही है। मैं कहाँ इधर उधर घूम रही थी। धरा बस वहां से कैसे भी जाने की सोचती है लेकिन तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। रात होने की वजह से चारों तरफ शांति थी जिसके कारण उसके पेट की आवाज़ बहुत तेज थी। धरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कबीर ने अपने बगल की डाइनिंग टेबल से एक गिलास लेकर उसमें पानी डाला, फिर धरा को देखकर बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? धरा ने सच सच कहा, मैं खाने जा रही थी लेकिन आप मुझे तभी बुला रहे थे। मैं चौंक गई और डर गई कि आधी रात हो चुकी है, सब ठीक है, इसलिए मैं भूखी ही रहूंगी ना। धरा की बात खत्म होते ही बटलर मुस्कुराते हुए आगे बढ़, मैडम आप क्या खाना चाहती है? मैं ड्राइवर से सैफ को लाने और आपके लिए खाना बनाने के लिए बोल दूंगा। धरा एक पल के लिए तो ठिठक गई और फिर बहुत ही खुश होते हुए बोली, इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खा लूंगी। बटलर ने बस अपना सिर हिलाया और बोला, मैडम यहाँ कोई बचा हुआ खाना नहीं रखा जाता है। मिस्टर कबीर को तीनों टाइम का खाना फ्रेश चाहिए। धरा खुद को कहने से रोक नहीं सकी कि कबीर जैसी आदमी बचा हुआ खाना कैसे खा सकता है। मैडम मैं आपके लिए होटल से खाना बनवाने के लिए किसी को भेजता हूँ, बटलर ने कहा। धरा ने अपना हाथ हिलाया और बोली, रहने दो, मैं खुद ऑर्डर कर दूंगी। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी तक ऑनलाइन फूड डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, तो वह ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकती थी। वो दोनों लोग ही धरा को देख रहे, जिसे देखकर धरा ने टॉपिक बदल दिया, मतलब एक छोटी सी दुकान तो होगी ही हमारे आस पास में, उस छोटी दुकान से बस इंस्टेंट नूडल खरीद लाओ। मैडम नूडल? बटलर ने कबीर की ओर देखा मानो उससे पूछ रहा हो कि यह ठीक है कि नहीं। मैं बस वही खाना चाहती हूँ, क्या हुआ आपको? अगर परेशानी है तो मुझे बताइए कि दुकान कहाँ है, मैं खरीद लूँगी।
नहीं नहीं मैडम, कबीर राजवंश के कुछ न कहने से उसे पता चल गया था कि उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे तरफ बटलर के पास बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं तुरंत जाकर आपके लिए खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, मुझे मसालेदार नूडल चाहिए, याद रखना, और उसके 2 पैकेट लाना, धरा ने कहा। चैप्टर 13 नूडल्स फाइट। नूडल के बारे में सोचते ही धरा के मुंह में पानी आ गया और उसके पेट से आवाज बढ़ती जा रही थी। उसने अपना पेट पकड़ा और पीछे हुई तो पाया कबीर उसे ही घूर रहा था। उसकी काली और गहरी आंखों को देखकर धरा को अपने पूरे शरीर में गुशबज जैसा फील हुआ और वह बोली, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? कबीर ने अपनी भाव में उठाई और हल्की मुस्कान साथ कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मिसेज राजवंत को खुश करना काफी आसान है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जैसे ही धरा गुस्सा करना चाहती थी, कबीर ने धरा को उठाया और ऊपर चला गया। धरा के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जल्द ही नूडल्स आ गए और धरा ने सीधे नूडल्स को उबाले और उसमें 2 अंडे और कुछ सब्जियां भी डाली। नूडल्स के पकने के बाद वो उसे लेकर टेबल पर बैठ गई और खाने लगी। थोड़ी देर तक खाते रहने के बाद उसने जल्दी से अपने पेट को छुआ और खुश हो गई और उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान आ गई। अगर सच में भूख लगी हो तो कोई कुछ भी कर ले, बिना खाए सो नहीं पाता, धरा ने सोचा। धरा ने अपनी कटोरी जल्द ही खत्म की और फिर उसने दूसरी कटोरी भी खानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने अपनी नज़रें घुमाई, उसने किचन से बाहर आते कबीर को देखा, लेकिन धरा खाने में इतनी मग्न थी कि उसने बात करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अचानक कबीर बोल पड़ा, क्या इस तरह की जंक फूड तुम ऐसी ही खाती रहती हो? धरा ने अपना सिर उठाया और अपनी चमकदार आंखें और लाल होठ जो मिर्च की वजह से लाल हो गए थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी, उसने कबीर की ओर देखा। कबीर तो एक पल के लिए सब भूल ही गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जंक फूड है या कुछ और, अगर मैं भूखी हूं तो यह मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ और मैं आपके जितनी अमीर नहीं हूँ, इसलिए मैं भाव खाने वाले काम नहीं करती। बोलने के बाद धरा ने सिर नीचे किया और अपना नूडल्स खाना जारी रखा। कबीर ने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाई और बोला, क्या तुम हमेशा खाने में इतनी अच्छी हो? मैं तो सोचता था कि लड़कियां खाना कम खाती है। धरा चौंक गई, और तुम क्या चाहते हो कि मैं फिगर मेंटेन करती रहूं? तब कबीर ने कहा, क्या सभी लड़कियां अपना फिगर अच्छा दिखना चाहती? धरा ने अपना हाथ लहराया और बोली, वो नाजुक लड़कियां करती है। जहां तक बात मेरी, मैं बहुत खुशी खुशी सब कुछ खाती हूं और सो जाती हूं, पैसे कमा सकती हूं और अपनी इच्छा अनुसार स्कूल जा सकती हूं। धरा खाने के मामले में हमेशा अच्छी थी और उसका वजन कभी नहीं बढ़ता था। सबसे खास बात यह थी कि वह हर दिन इतनी व्यस्त रहती थी कि कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती थी। कबीर ने अपने सामने वाली औरत को देखा। वह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी और हाई सोसाइटी में रही है। उसके घर में औरतें काफ़ी फेमस है, वह नाजुक महिला कैसे हो सकती है? और धरा की सोच ने वास्तव में कबीर को ये बताने में मदद की कि धरा जैसी लड़की भी हो सकती है। अरे कबीर, तुम मुझे कब से देख रहे हो? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें भूख लगी है? अचानक धरा ने अपना सिर उठाया और पूछा, और कबीर का जवाब सुने बिना धरा ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपना नूडल शेयर करूं? उसकी अनिच्छा को देखकर कबीर का चेहरा उदास हो गया। नहीं, बस तुम खाओ। कबीर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका पेट बहुत ईमानदार था। उसकी बात खत्म होते ही धरा ने कबीर के पेट से आवाज़ सुनी और अपना सिर उठाकर वह मुस्कुराई। मिस्टर राजवंश, भूखे पेट नींद नहीं आती है। कबीर की परवरिश काफ़ी अच्छी हुई थी और उसे कभी देर रात खाना खाने की आदत नहीं थी, लेकिन आज ऐसा इसलिए था कि उसे खाने की खुशबू सूंघ ली थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने नूडल्स उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए थे, लेकिन वह सच में बहुत भूखा था। क्या आप मुझे नूडल्स देगी, वो भी अपनी लार वाली? धरा ने अपनी आंखें घूमते हुए सोचा, ऐसा नहीं है कि पहले उसने मेरी मुंह का टेस्ट न लिया हो। हम दोनों उसे रात सब कुछ कर चुके थे। हालांकि वह पहले दिन ऐसा सोचती थी, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं था। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खाओगे, मेरे पास इतना ही है। उसकी बातों का मतलब यही था कि बस उसका खाया हुआ नूडल्स ही जो कटोरे में है वही बचा है, जिसमें उसकी लार है। वो उसे खा सकता है या नहीं? कबीर ने अपने भौहें चढ़ा दी। बटलर, जाओ 2 पैकेट और पर खरीद कर लाओ। सर, जब मैं मैडम के लिए खरीदने गया था तब वापस आने से पहले मैंने देखा वो दुकान बंद हो चुका था। कबीर का चेहरा मुरझा गया। उसे देखकर धारा में अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की और उसने अपनी सहानुभूति के साथ कहा,
ऐसा लगता है अब खरीदने के लिए तो कुछ भी नहीं है। धरा को पता था कि कबीर को सफाई ज़्यादा पसंद थी, अब उसके नूडल्स को पसंद करने के लिए उसे बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह उसके साथ एक कटोरे में नूडल्स नहीं खाएगा। ये सोचकर धरा काफ़ी अच्छा महसूस करने लगी। उसे लगा कि उसके ऐसा कहने के बाद कबीर घूमेगा और यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर ने जल्दी से धरा का कटोरा छीन लिया और नूडल्स उठाया और खाना शुरू कर दिया। क्या धरा को उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में वह उसका जूठा खाने लगेगा? कबीर के स्टेटस बहुत ही हाई था, वो नूडल्स कैसे खा सकता था? उसके स्टेट वाले लोगों ने नूडल का जिक्र भी नहीं सुना होगा। हालांकि कबीर ने वास्तव में इसे खा लिया और उसकी नूडल्स छीन ली। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कबीर, मेरे लिए कुछ बचा कर रखो। धरा थोड़ा और खाना चाहती थी। तभी वहां बटलर आया। उसने कभी न दिखने वाला दृश्य देखा। कबीर अपनी इमेज की परवाह किए बिना एक लड़की से नूडल के कटोरे के लिए लड़ रहे थे। उनके सर से पसीना बह रहा था और उनके मुंह के कोने लाल हुए थे। वो एक बड़े परिवार के हेड की तरह व्यवहार नहीं कर पा रहा थे, जो वास्तव में एक नूडल्स के कटोरे के लिए लड़ रहे थे। इसके अलावा कबीर की फैमिली बैकग्राउंड की वजह से किसी ने इस तरह के खाने को कभी नहीं देखा होगा। ऐसे में बटलर को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसे ये भी संदेह हुआ कि यह सचमुच कबीर है कि नहीं। बटलर नहीं जानता था कि वह वास्तव में अब कबीर को नहीं जानता था। वो परिवार के सबसे हानेस्ट सज्जन व्यक्ति कैसे हो सकता था? धरा ने कबीर को नूडल्स का एक कटोरा खाते हुए देखा। उसने सोचा कि वह अगर ऐसी खाता रहेगा तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। कबीर, ये मेरा नूडल है, तुम्हें शर्म नहीं आती? धरा ने अपने नूडल्स को उस छीनने की कसम खाई। कबीर ने अपनी भौहें उठाई और कहा, क्या आपने अभी मुझे साथ में खाने के लिए बुलाया था, अब जबकि आप इतना फोर्स कर रही थी? अगर मैं नहीं खाऊंगा तो इससे आपको बुरा लगेगा। धरा ने लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, वह तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, तुम ज़्यादा ही सीरियस हो गए। कबीर, मुझे लगा कि आपको रात का खाना पसंद नहीं है। मिसेज राजवंश, हम एक पति पत्नी और मैं बस खुद को आपके साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। और जल्दी जल्दी खाने लगा। धरा ने कटोरा लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये देखकर कि उस आदमी से लेना मुश्किल है, धरा को अचानक एक विचार और उसने कबीर को अपनी बाहों में भर लिया। कबीर, आपके लिए खाना ठीक है, लेकिन मुझे पर एक एहसान करना होगा। चैप्टर 14, माया की बेइज्जती और एडमिशन। अगले दिन सुबह सुबह माया बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। माया के पिता और धारा की चाची ने भी काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे और वह तीनों एक परिवार की तरह घर से बाहर निकले। धरा ऊपर खड़ी होकर उनको जाते हुए देख रही थी। उसके मुंह के कोने अनजाने में मुड़ गए और वो सोचने लगी, इस बार धरा के पिता और उसकी चाची ने सचमुच बहुत पैसा खर्च किए थे। दोनों ने बहुत सारे पैसे और बहुत सारे कनेक्शन का इस्तेमाल किया था ताकि वह हॉट ब्रोकन के डायरेक्टर से बात कर सके। आज के दिन डायरेक्टर की उनसे मुलाकात होनी थी, इसलिए वह 3 घंटे पहले ही निकल गए। सब कुछ धरा के प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा था और वह वास्तव में बहुत खुश थी। माया और उसकी चाची की प्लानिंग के बिना वह शांति से अपना काम कर सकती थी। दूसरी तरफ माया और बाकी लोग फिल्म के क्रू से मिलते हैं। एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद जैसे ही वे बैठे, सरला ने अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांधने ने शुरू कर दिए। डायरेक्टर, हमारी माया बचपन से ही एक्टिंग करने में बहुत अच्छी है, वो सिंगिंग और डांसिंग में भी बहुत अच्छी है। उसने बहुत से अवार्ड भी जीते हैं। फिल्म अकादमी में एडमिशन ले पाई है और उसके टीचर्स ने भी उसकी बहुत तारीफ की। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। डायरेक्टर ने माया की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। अपनी तारीफ सुनकर माया ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और एक प्यारी मुस्कान दी। उसमें वो अधिक मासूम दिखने लगी। मिस्टर अभिनव, माया सच में हॉट ब्रोकन में रोल करना चाहती है। माया के पिता ने भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा फ्यूचर को देखते हुए उसकी तारीफ करना शुरू कर दी। अच्छे मूड में डायरेक्टर को देखकर माया के पिता का भी मूड अच्छा हो गया। उन्होंने खुशी खुशी काफ़ी जोश में डायरेक्टर अभिनव से बातें की। उन्होंने किसी को डायरेक्टर को कुछ पैसे देने के लिए कहा, जो उनके लिए अच्छा साबित हुआ, और उन्होंने वादा किया था कि वह माया को फीमेल लीड के लिए कैंडिडेट के तौर पर उसे सेलेक्ट करते हैं। आखिरकार 1 मिलियन उनके लिए कम नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि डायरेक्टर उन्हें मना कर देंगे। ये सोचते हुए माया के पिता ने टोस्ट किया और जल्दी से अपना गिलास उठाया। डायरेक्टर अभिनव, मैं आपको टोस्ट करता हूँ। माया के फीमेल लीड का रोल मिलना या न मिलना ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, क्या? ये सुनते ही डायरेक्टर का चेहरा बदल गया। फीमेल लीड
माया के पिता और उसकी माँ एक दूसरे का के चेहरे देखने लगे और चौंकते हुए बोले, हाँ माया फिल्म के लिए 1 मिलियन लेकर आई है तो आप उसे फीमेल लीड का रोल देंगे है। कुछ पल के लिए प्राइवेट रूम में शांति छा गई। अगले पल डायरेक्टर का चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने अपने नैपकिन को टेबल पर फेंक दिया और गुस्से में कहा, क्या आप मजाक कर रही है? आपकी बेटी ने कभी भी एक ड्रामा में एक्टिंग नहीं की तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वह एक फीमेल लीड का रोल प्ले करेगी? क्या आपको लगता है कि आप 1 मिलियन लगा रहे हैं तो आपको ये रोल मिल जाएगा? क्या आपको लगता है कि हमारे फिल्म में 1 मिलियन जैसी छोटी रकम की कोई ज़रूरत होगी? डायरेक्टर के रवैया अचानक बदल गया जिससे तीनों लोग चौंक गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ गलत थे। उनकी ऐसी बातें सुनकर डायरेक्टर अभिनव को गुस्सा आ गया था। डायरेक्टर अभिनव, सरला ने जल्दी से अपना कदम बढ़ाया। मेरे पति काफ़ी सीधे हैं, इसलिए अगर वह जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत है तो उसे दिल पर मत लीजिए। माया वास्तव में फीमेल लीड का रोल प्ले करना चाहती है। तब डायरेक्टर अभिनव ने कहा, क्या मैंने अभी जो कहा वह साफ नहीं था? ठीक है, मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि मैंने फीमेल लीड के लिए किसी और को पहले से चुन लिया है। इसके बारे में सोचना आपकी बेवकूफ़ी है। बोलने के बाद वो मुड़े और चले गए। उनके ऐसा बोलने से तो माया के ऊपर बिजली ही गिर गई। माया के चेहरे की मुस्कान जम गई है, वह काफ़ी देर तक ठीक नहीं हो सकी। क्या वो एक कदम पीछे रह गई? उससे पहले ही किसी को फीमेल लीड का रोल मिल गया है। कौन है वो लड़की? माया गुस्से में लौटी लेकिन उसने पाया कि धरा घर पर नहीं है। ये उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिया रहा था। माया ने नौकर को बुलाकर पूछा, धरा कहाँ है? वह बाहर चली गई, एक नौकर ने सावधानी से कहा। बाहर जा रही है? वह कहाँ जा रही थी, कहाँ गई थी? माया की मुठिया कसी हुई थी। नौकरों को माया को नाराज करने से डर था, इसलिए उनमें से एक ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता। उसने बस इतना ही कहा और वह चुप हो गई। वह कब गई थी? माया ने पूछना जारी रखा। जैसे ही आप लोग गए। माया ने दांत पीसते हुए कड़वाहट से साथ कहा, धरा जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो तो ही बेहतर है, नहीं तो माँ और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब तक वह हॉट ब्रोकन की फीमेल लीड का रोल न मिलने और ग्रुप में धरा के हावी होने के बारे में सोचती रही। माया बहुत उदास महसूस करने लगी। धरा ने सेकंड फीमेल लीड का रोल पा लिया है लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर धरा का गला दबा दे। माँ मुझे परवाह नहीं है, मुझे हॉट ब्रोकन में रोल चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे पिता के सामने वह मुझसे ज़्यादा ऊपर उठे जबकि मैं बस एक मजाक का पात्र बन के रह जाऊं। माया रोने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। सारी उम्मीदें खत्म हो गई। सबसे खास बात यह थी कि धरा के पिता अपने दिल में दोनों बेटियों की अहमियत की तुलना कर रहे होंगे। इस बार उसके पिता ने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे और माया को बहुत सारे कनेक्शन भी शौद थे, लेकिन उन्हें ऐसी शर्मनाक और अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं था कि धरा के पिता के दिल में बहुत गुस्सा होगा। माया, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमसे आगे कोई होगा। माया की माँ थोड़ी मजबूत थी। माया बोली, वह कौन सी लड़की है जिसने फीमेल लीड का रोल मुझसे छीन लिया? मुझे डर है कि यह एक पहले से ही दिया गया किसी तरह का फेवर हो सकता है। आज वह लड़की डायरेक्टर के साथ सोई होगी, नहीं तो जब हमने उसे इस बारे में बात की तो उनका चेहरा ऐसा क्यों होता? माया की मां ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्टर ने पहले से ही ऑडिशन ले लिया होगा। डायरेक्टर एक काफ़ी प्रोफेशनल इंसान है, भूलो मत उसे। लड़की धरा ने कैसे कहा था कि डायरेक्टर अभिनव को तुम्हारी एक्टिंग अच्छी लगी थी? माया की आंखों में नफरत झलक उठी। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो शायद उस धरा के इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं थे और वह पापा के सामने मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। अचानक माया ने कुछ सोचा, वैसे माँ कल फिल्म स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पेपर है, चाहे कुछ भी हो जाए हम धरा को एग्जाम देने नहीं दे सकते। उसे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल गया है, अगर उसे स्कूल में एडमिशन मिल गया तो मैं पूरी तरीके से हार जाऊंगी। माया की माँ ने तुरंत भरोसा दिलाया और बोले, चिंता मत करो, मैं उसे आज रात कमरे में बंद कर दूंगी, वो कल पेपर नहीं दे पाएगी। धरा शाम तक वापस आई तो माया ने उसे गेट पर रोक दिया और बोली, धरा तुम कहाँ थी? धरा मुस्कुराई और अलसाई आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, दीदी आपको क्या हो गया है? क्या आपका मूड खराब है? तुम? माया ने धरा की ओर इशारा किया और डांटा, तुमने जानबूझकर पापा के सामने कहा था कि डायरेक्टर ने मेरी बहुत तारीफ की है ना? और तुम मेरा मजाक उड़ते देखना चाहती थी।
धरा ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया मानो वो कुछ सोच रही हो, फिर बोली, क्या आप ऐसा सोच रही हैं? नहीं तो क्या कारण हो सकता है? धरा ने अधिक तेजी से मुस्कुराई और फिर बोली, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। धरा इतनी चालाक मत बनो, माया ने मजाक उड़ाया। धरा कल फिल्म स्कूल के पेपर है, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम एग्जाम पास कर पाओगी। कल? धरा लगभग जोर से हंसी। मैं कल कहीं नहीं जाऊंगी, आज कल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल पूरा दिन घर पर ही सोऊंगी। क्या कहा तुमने धरा? माया का चेहरा तुरंत बदल गया था। धरा ने अपनी आंखें झपकाई, उसके चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव थे और माया को अचानक एहसास हुआ कि धरा को ये पता चला गया था कि वह उसे रोकना चाहते थी, जिसकी वजह से उसने बहुत पहले ही ये प्लानिंग की थी। धरा, तुमने कहा था कि डायरेक्टर मुझे रोल दे सकते हैं, वास्तव में या सिर्फ मेरा ध्यान भटकने के लिए था? धरा ने मन में सोचा, तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं हो, आखिरकार तुम्हें सब समझ में आ गया। मगर धरा ने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर अचानक बोली, दीदी क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई है इन सब बातों के लिए? बोलने के बाद धरा मुड़ी और चली गई, उसके पीछे माया डर गई थी। धरा को जल्द ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया। उस समय माया और उसकी मां के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि धरा का एडमिशन हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने ना देखने का नाटक किया। उसने वह लेटर उठाया और खुशी खुशी अपने पिता के पास दौड़ी। पापा, मुझे फिल्म अकादमी में एडमिशन मिल गया है। हीरोइन के रोल की वजह से माया ने अपने पिता को शर्मिंदा कर दिया था। हाल ही में धरा ने बार बार अपने पिता को गर्व से भरा चेहरा दिखाया, इसलिए धरा के पिता के दिल में दोनों बेटियों के लिए अपने दिल में निर्णय की बेहतर बेटी की जंग छिड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखें झुका ली और संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। ठीक है, आपको सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल गया, आपको फिर स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। धरा हाल में ही बहुत अच्छा कर रही थी। पापा, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, मैं बहुत मेहनत करूंगी। धरा बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर रही थी। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। बाप और बेटी के बीच बातचीत को देखकर सरला की आंखें चमक उठी। उसने नकली मुस्कुराहट दिखाया और आगे बढ़ी। धरा, मैं सच में तुम्हें बधाई देती हूँ। अपने पिछले साल एग्जाम पास नहीं किया था, लेकिन इस साल आखिरकार आपको वह मिल गया जिसकी आप हकदार हो। लेकिन इस फिल्म स्कूल की ट्यूशन फीस वास्तव में महंगी और कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा नहीं है कि 2 ट्यूशन फीस हमारा परिवार उठा सके। धरा अपने सामने अपनी चाची की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर खुद को रोक नहीं सके और उसने उन्हें दिल ही दिल में डांट लगाई। सरला ने ये देखकर कि उनकी खुद की बेटी उसके पति के सामने अच्छी नहीं लग रही है, उसने याद दिलाने की जल्दबाजी की ताकि पिता यह ना भूले कि माया ने 1 साल पहले ही एग्जाम पास कर लिया था। माया की तुलना में वह अभी भी थोड़ी खराब थी। ये औरत भले ही एक अच्छी इंसान दिखाने का नाटक कर ले, लेकिन अपने काम नहीं छुपा सकती थी। वह माया से 1000 गुना ज़्यादा बुरी थी। लेकिन अब जब धरा के ट्यूशन के लिए फीस देने की बारी आती है तो शायद उसके पिता उसका साथ नहीं देते। सौभाग्य से अच्छी बात थी कि वह इसके लिए पहले से तैयार थी और वह बोली, आंटी आपकी बधाई के लिए थैंक यू, लेकिन आपने अभी कहा था कि मुझे 2 साल बाद फिर अकादमी में एडमिशन मिला है। अब जब मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ तो मुझे अच्छी पढ़ाई करनी होगी। जहाँ तक ट्यूशन फीस की बात है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार पैसे नहीं दे सकता। मैं पहले से ही कुछ पैसे बचाएं और मुझे स्कूल में हर साल स्कॉलरशिप भी मिलती है, इसलिए मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करूंगी। स्कॉलरशिप? क्या आपको लगता है कि फिल्म अकादमी में स्कॉलरशिप मिला इतना आसान है? माया को अभी बोलने का मौका नहीं मिला था। जब मिला तो उसने फिर से बोलना शुरू किया। इतने सारे अच्छे स्टूडेंट को छोड़कर तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। तुम फर्स्ट ईयर की नई स्टूडेंट हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? धरा ने अपने होंठ हिलाए और मुस्कुराते हुए बोली, स्कॉलरशिप अच्छे रिजल्ट पर आधारित है, इसका इस बात से कोई लेने नहीं कितने सालों से स्कूल में है। आखिरकार स्कॉलरशिप के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। दीदी, चाची ने कहा कि इस साल कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, हम साथ मिलकर मेहनत क्यों नहीं करते, साथ मिलकर स्कॉलरशिप क्यों नहीं लेते और परिवार की चिंताओं को कम करते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि यह ठीक है? ये सुनकर माया का चेहरा लाल हो गया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि धरा ही उसे भड़का रही है। वह अपने ग्रेड के बारे में अधिक खुश नहीं हो सकती थी। हाई स्कूल में धरा के ग्रेड अच्छे थे, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के कारण धरा पिछले साल एग्जाम में फेल हो गई थी, नहीं तो माया के नंबर उससे कम ही आते थे। अब धरा स्कॉलरशिप पाने के लिए खुद को उसके साथ कड़ी मेहनत करते हुए देखना चाहती थी। क्या यह उसके लिए बड़ा दिखाने के लिए नहीं थे? वो स्कॉलरशिप केवल 3 लोगों ही दी जाती थी अपने स्तर के हिसाब से। अगर वह मर भी जाती तो भी एग्जाम में टॉप 3 स्टूडेंट में नहीं आ पाएगी।
माया का बहुत चिढ़ी हुई थी, वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे चुप कराए। तभी धरा के पिता बोले, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों की ट्यूशन फीस 30,000 से कम है, मेरा माहेश्वरी परिवार अभी फीस भर सकता है, इसलिए तुम सब मेरी बेटियों को अपने पिता से पक्षपाती होने के लिए कैसे कह सकती हो। बोलने के बाद धरा के पिता ने धरा की सहमति में सिर हिलाया और बोले, धरा तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस समय माया और सरला पूरी तरह से गुस्से में थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं थी, नहीं तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार देते। चैप्टर 15 अजीब नज़रें और रूममेट। जल्द ही फिल्म स्कूल की क्लासेस शुरू हो गई। धरा खुशी खुशी फिल्म अकादमी में चली गई। यह एक हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट था जिसमें वह पिछले 2 जन्म से पढ़ना चाहती थी। पिछले जन्म में उसका सपना माया और उसकी चाची की वजह से टूट गया। इस लाइफ में आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हुई। स्कूल में हर जगह नए स्टूडेंट के वेलकम के लिए पोस्टर लगे हुए थे और बहुत से स्टूडेंट चारों तरफ फैले हुए थे। धरा अपना बैग घसीटते हुए रिपोर्टिंग करने के लिए ऑफिस में चली गई। कुछ देर तक वह वहीं खड़ी रही, तभी उसे लगाकर कुछ गड़बड़ है। किसी कारण से आसपास के लोग उसे ही देख रहे थे, जबकि वह उनमें से किसी को नहीं जानते थी और समय समय पर वह फुसफुसा रहे थे। ओंठ एक दूसरे से उसकी ओर इशारा करके बातें कर रहे थे। आखिर हो क्या रहा है? धरा उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी और वह अभी अभी स्कूल से आई थी, इसलिए उसने किसी को नाराज भी नहीं किया था। उनकी धीरे धीरे बातें करने के तरीके से ये तो साफ था कि वह अच्छी बातें तो नहीं कर रहे होंगे। जब धारा लाइन पर पहुंची तो उसने अपना सामान नीचे रख दिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक्टिंग डिपार्टमेंट की धरा माहेश्वरी हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, चारों तरफ हंगामा मच गया। जो लोग अभी अभी फुसफुसा रहे थे, अचानक ही उनकी आवाज़ तेज हो गई, वह सच में धरा माहेश्वरी है। धरा भी चौंक गई, क्योंकि वह इतनी फेमस तो नहीं थी हर कोई उसका नाम जाने। उसे कुछ तो गड़बड़ होने का एहसास होने लगा। उसने सोचा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे उसने मिस कर दी है। फिल्म अकादमी में एडमिशन का अनुभव कुछ ऐसा था जो उसके पिछले जन्म में अनुभव नहीं किया था। इस जीवन में यह उसका नया अनुभव था और कई सारी चीज़ उसने पहली बार अनुभव की थी। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद थोड़ा धरा अपना सूटकेस लेकर गर्ल्स हॉस्टल्स में चली गई। रास्ते में अभी भी लोग धीमी आवाज़ में उसके बारे में बात कर रहे थे और अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे, जिसे वह और भी ज़्यादा हैरान हो गई। जैसे ही उसने अपने हॉस्टल के गेट को खोला, अंदर पहले से ही 3 लोग मौजूद थे। यानी वो 4 लोगों का रूम था। वह यहाँ लास्ट में आई थी। धरा ने अपने लिए दिए गए बिस्तर की ओर देखा तो वहाँ पहले से ही किसी ने उसके बेड पर कब्जा कर लिया था। लड़की, मुझे माफ़ करना, अब ये बिस्तर मेरा है। बिस्तर पर बैठी लड़की उसके बगल में खड़ा हो गई। धरा मुस्कुराई और बोली, आपने कहा था कि यह आपका है, क्या आप यह नहीं जानती कि जो कोई भी जल्दी आएगा वह पहले से बेड नहीं चुन सकता है। लड़की ने तिरस्कार से अपनी आंखें घुमा ली। धरा ने उसकी ओर देखा और उसके सामने वाले लड़की का चेहरा सुंदर था, लेकिन किसी कारण से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे लोगों को पहचान में पहले से काफ़ी आसानी होती थी। उसने उसका बैग भी छीन लिया था। लड़की बस उसे परेशान कर रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हटना नहीं चाहती? रिपोर्ट में साफ साफ उनके बिस्तर का नंबर दिया गया है। धरा ने रिपोर्ट को अपने हाथ में उठाया, बेड की ओर इशारा किया और कहा, यह नीचे की सीट मेरा है, तो जब आप यहाँ आई तो अपने रूल्स क्यों बदल दिए? बेड नंबर में क्या खराबी है? लड़की भी हारना नहीं चाहती थी। मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती, यह निचलावत, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए और तुम्हें इसे मेरे लिए ही छोड़ देना चाहिए। क्या कहा? तुम्हारे लिए बेड छोड़ दूं? धरा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, मैं किसी की मदद से भी ऊपर नहीं चढ़ सकती, तो तुम किसी और के साथ क्यों नहीं अपने बेड को बदला लेती हो? धरा ने कहा, नहीं, मैं भी ऊपर नहीं चढ़ सकती, यह मेरे बेड है। धरा बेड की और तेजी बढ़ी। उसने जल्दी से उस लड़की रिपोर्ट पकड़ लिया और उसका नाम पढ़ लिया, समीक्षा। धरा ने कहा, हम एक साथ ऑफिस में क्यों नहीं जाते और टीचर से ही आपके बारे में पूछ लेते? आप ऊपर चढ़ नहीं पाती। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए अगर इस कमरे में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता तो आप किसी और रूम में ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बारे में बात कर लेंगे। बोलने के बाद धरा ने समीक्षा की कलाई पकड़ ली और समीक्षा को खींच लिया और गेट तक ले गई। तुम क्या कर रही हो? जाने दो।
जब समीक्षा ने सुना कि वह उसे ऑफिस ले जा रही है तो वह घबरा गई। उसमें इससे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन दर्द उसकी कलाई में बढ़ता जा रहा था। धरा ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया था और दोनों दरवाजे में उलझा के रह गई। अरे ऐसा मत करो, अब हम रूममेट हैं तो इतनी सी बात पर घबराने की जरूरत नहीं है। उन दोनों के कानों अचानक से ये आवाज़ पड़ी और उन दोनों को किसी ने पकड़ लिया। वह आवाज़ बहुत नरम और कोमल थी। धरा ने अपने बगल में देखा। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह बहुत शांत और तेज रफ्तार थी और वह एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह दिखती थी। धरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप लड़की की ओर देखती रही। इस हॉस्टल के रूम में 4 लोग थे, समीक्षा को छोड़कर। जिसने आते ही धरा को परेशान कर दिया था, उसे नहीं पता था कि बाकी 2 लोग उसके दुश्मन थे या दोस्त, इसलिए वह शुरुआत से इतनी आसानी से उनके बारे में अपनी राय नहीं बन सकती थी। हम सभी रूममेट हैं, हम भविष्य में 4 साल तक एक साथ रहेंगे, इसलिए अगर हमें कोई परेशानी है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। हम इतने परेशानी खड़ी क्यों कर रहे हैं? ये देखकर कि धरा कुछ नहीं बोली, समीक्षा को फिर से मना लिया गया। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने धरा से अपना हाथ मिलाया और समीक्षा ने उसे गुस्से में देखा और तुरंत फिर धक्का दिया। वह लड़की बोली, मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो, मेरा नाम बेला है और शायद आप धरा है। अब से हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। धरा ने भी विनम्रता से जवाब दिया, बेशक हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बैट के बारे में मैं वास्तव में इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। यह स्कूल के नियम है, हम लापरवाही से बैट नहीं बदल सकते। समीक्षा के साथ फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए उसने उसके बारे में बातें की। समीक्षा गुस्सा होने वाली थी, लेकिन बेल ने उसे रोक दिया। समीक्षा, चलो इसे रहने दो, अपनी जगह पर आ जाओ। अगर तुम्हें बैट चेंज करना है तो हम ऑफिस में जाकर इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बेला, ठीक है, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हमारे पास अभी भी बैट है? समीक्षा को बेला ने फिर से मना लिया। धरा ने अवचेतन रूप से बेला को 2 बार देखा और उसके दिल में कुछ विचार आया। समीक्षा ने सीट खाली कर दी और धरा अपने बिस्तर पर वापस आ गई। बिस्तर साफ करने के बाद धरा ने ऊपर बैठी हुई एक और लड़की को देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह दंग रह गई। वीना पिछले जन्म में देश की सबसे फेमस राइटर में से एक थी। पुनर्जन्म से पहले वो और वीना एक दूसरे से मिले थे। वीना एक राइटर थी और वह उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। हालांकि वीना एक फेमस राइटर थी, लेकिन वह एक सेलिब्रिटी की तरह घमंडी नहीं थी और वह काफ़ी शांत और विनम्र स्वभाव की थी, जिसके बारे में सोचकर धरा अभी भी अपने लिए उसका एक एहसान समझ रही थी, क्योंकि धरा को याद आया कि एक दिन उसे आधी रात को शूटिंग करनी पड़ी। वह और उसके कुछ को एक्टर को 10 घंटे से भी अधिक समय तक बिना पानी के काम करना पड़ा। उन्हें खाने का इंतजार करना पड़ा। अंत में जब फिल्म खत्म हुई तब भी अंत तक उन्हें खाना नहीं दिया गया। जब लंच आया भी तो लंच बॉक्स जमीन पर गिर गया। धरा की आंखें पहले से ही भूख से काली हो चुकी थी। अगर वीना ने अपने असिस्टेंट से बोलकर लंच का डिब्बा लाने के लिए नहीं कहा होता तो उसे नहीं पता होता कि उसने वो भूख कैसे मिटाई होती। उस पल वीना के प्रति धरा के मन में बहुत आदर और सम्मान आ गया था, जो उसके दिल के गहराई तक छपी थी। वह वीना को जानती थी, लेकिन वीना उसे नहीं जानती थी। धरा ने कभी नहीं सोचा था कि अपने नए जीवन में वह न केवल वीना से पहले मिलेगी, बल्कि उसका बेड उसके बेड के ऊपर होगा। वह दोनों एक रूम में थी। चैप्टर 16, धरा का लोगों को जवाब देना। स्कूल में सभी स्टूडेंट हॉल में इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सबका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा था। हालांकि जब धरा जैसे ही हॉल में पहुंची, अंदर का माहौल तुरंत बदल गया। कई जोड़ी आंखें उसे ही देख रही थी, जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो, और वह सभी फुसफुसा रहे थे, अरे देखो, यह वही है जिसका नाम धरा महेश्वरी है। हाँ, यह वही है, ये बहुत सुंदर है, बेला से भी ज़्यादा सुंदर। यह एक बदसूरत लड़की है, ये किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है? यह उसका कोई टैलेंट होना चाहिए, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है। वह बहुत सुंदर है, लेकिन वह किसी के साथ सोने के लिए तैयार है। भूल जाओ, वह जो चाहती है उसे वह मिल रहा है, इसलिए उसे इसकी परवाह नहीं है कि वह कुछ गलत कर रही है। अरे क्या तुमने सुना, उसने स्कूल में एडमिशन पाने के लिए कुछ गंदे तरीके आजमाए। यह सही है, हो सकता है वो बैट पर काफ़ी अच्छी हो, बेशर्म। ऐसे ही ना जाने कितनी बातें धरा के कानों में सुनाई दे रही थी। वह अचानक से कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई थी। एक हाथ ने अचानक से धरा को पकड़ लिया। उसके बाद एक प्यारी आवाज़ आई, धरा, इन लोगों पर ध्यान मत दो, ये लोग कभी दूसरों का भला नहीं चाहते।
धरा ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और वीना को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। धरा को अपने दिल में ये बात बहुत अच्छी लगी कि वीना उस पर भरोसा कर रही थी और इतनी सारी अफवाहों के बाद भी उसके साथ खड़ी रही। धरा इसे से दिल पर मत लो, ये दूसरे के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। धरा ने इसके बारे में सोचा, ऐसा लगता है उसका पहले का अनुमान सही था, लेकिन हम तो अभी अभी मिले हैं, तुम मुझ पर भरोसा क्यों कर रही हो? धरा ने अचानक वीना से पूछा। वीना ने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मैं जो सुनती हूँ उससे जल्दी अपनी आंखों और दिल पर भरोसा करती हूँ। मैंने उस दिन तुम्हारी एक्टिंग को देखा था और वह बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें अपने टैलेंट के दम पर ही एडमिशन मिला है। थैंक यू वीना, ये सच है कि पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग कैसे हैं। वीना अभी भी दयालु और एक सच्ची दोस्त है। जल्द ही सभी की वेलकम शुरू हो गया। मुख्य मुद्दे पर आने के पहले प्रिंसिपल ने सबसे पहले स्टूडेंट का वेलकम किया। बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। आज नए स्टूडेंट्स का वेलकम करने के लिए एक बहुत बड़े व्यक्ति आए हैं। मेरा मानना है कि आप सब में से हर कोई उनके बारे में जानता है, तो फिर वेलकम करिए डायरेक्टर अभिनव का। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर अभिनव यहाँ आएंगे। एक्टिंग विभाग की लड़कियां तो पागल ही हो गई और चिल्लाने लगी। उनका चिल्लाना देखकर ऐसा लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे। वह हाथ हिलाने लगी ताकि डायरेक्टर अभिनव की नज़र उन पर पड़े। हो सकता है कि अगर वह उन्हें देख ले तो वह अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो जाए। यदि वो डायरेक्टर अभिनव के की नज़र में आ जाएंगे तो उन्हें फ्यूचर में किसी मूवी में या ड्रामा में रोल जरूर मिल सकता है। तभी अचानक से सारा स्टेडियम शांत हो गया और फिर डायरेक्टर अभिनव ने बोलना शुरू किया। हेलो स्टूडेंट, आप सबका इस स्कूल में स्वागत है। आपके इस प्रोग्राम में शामिल होना मेरे लिए भी बड़े सम्मान की बात है। धरा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने डायरेक्टर अभिनव को फिर से देखा और उसे फीमेल लीड का रोल देने के लिए अपने दिल ही दिल में थैंक यू कहा और विशेष रूप से वह खुश हो गई। वह इतने अच्छे से डायरेक्ट से नहीं पहले मिली थी। मैंने अपनी नई फिल्म में लीड रोल के जाने पहचाने नाम को सुना। मुझे लगता है कि मैं उसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप सबसे मिलवा सकता हूं और हर कोई उससे कुछ सीख सकता है। डायरेक्ट अभिनव ने स्टेज पर कहा। वह धरा माहेश्वरी है जिन्होंने हॉट ब्रोकन के ऑडिशन में भाग लिया था और उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ हमारे ग्रुप में शामिल होकर अपनी पहचान बनाई। उन्हें सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला है। क्या डायरेक्टर अभिनव की नई मूवी में धरा माहेश्वरी सेकंड फीमेल लीड का रोल कर रही है? चारों तरफ शोर होने लगा और जिन लोगों ने पहले धरा के बारे में उल्टी सीधे बातें की थी वह अविश्वास के साथ उसकी ओर देखने लगे। धरा, क्या आप सबसे कुछ कहना चाहेंगी? डायरेक्टर अभिनव ने स्टेज पर खड़े होकर सबकी ओर देखकर पूछा। ठीक है। धरा लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई और फिर सभी की आंखों के नीचे स्टेज पर चली गई। नीचे अनगिनत जोड़ी आंखों का सामना करते हुए धरा शांत थी और वह थोड़ा मुस्कुराई। हेलो फ्रेंड्स, मैं धरा माहेश्वरी हूँ। इससे पहले कई लोगों ने मेरा नाम सुना होगा लेकिन कुछ अच्छा मेरे बारे में नहीं सुना होगा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए आश्चर्य की बात है कि मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है ये कहने के लिए कि मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ। मैं खुद अपने आप को साबित करने का दम रखती हूँ। स्टूडेंट, हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसे कुछ ऐसे लोग जो दूसरों को बर्बाद करना चाहते हैं वह ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उन पे ध्यान दे। अभी अभी मेरे अच्छे दोस्त ने मुझसे कहा था कि लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा करना चाहिए और उनको कानों से ज़्यादा अपने दिल से सोचना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करूँगी और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इनकरेज करूँगी। हल्की फुल्की आवाज़ और तालियां के साथ माहौल में हड़कंप मच गया। वह लोग भी अवाक रह गए जिन्होंने पहले धरा के बारे में बातें की। स्टेल से नीचे धरा माया के पास से गुजरी। वह जानबूझकर या अनजाने में रुक गई और अपने मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट के साथ उस पर नजर डाली। माया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगले दिन संडे की वजह से दोपहर में हमेशा की तरह धरा की कोई क्लास नहीं थी। धरा बिस्तर पर लेटी हुई थी, ईयरफोन पहने हुए गाना सुन रही थी और एक बुक देख रही थी जब तक कि वीन ने उसे याद नहीं दिलाया कि धरा, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। फ़ोन उसके तकिया के नीचे था। उसने उसे नहीं सुना। वह सॉन्ग सुन रही थी। जब उसने उसे उठाया तो उसके स्क्रीन पर अजीब नंबर दिख रहा था। अलग नंबर, थोड़ा यूनिक नंबर भी था। धरा की पहली सोच फ़ोन काटने की थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह रुकी। उसने सोचा कि यह जरूर कोई फ्रॉड नंबर होगा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने फ़ोन उठा लिया। मैडम, फ़ोन की दूसरी तरफ की आवाज़ चिंता से भरी थी। तब धरा एक पल कर ठिठक गई। कबीर राजवंश के लोगों को छोड़कर कोई भी उसे इस तरह से नहीं पुकार सकती है, लेकिन लग रहा था कि कबीर को फिर से उसकी ज़रूरत है।
मैडम आपको जल्दी वापस आना चाहिए, मिस्टर राजवंश बीमार है। बटलर ने धरा के जवाब का इंतजार किए बिना अपनी बात कहना जारी रखा। क्या सच में वहां पर डॉक्टर और नौकर होंगे ही? उसने उसे वापस आने के लिए क्यों कहा होगा, धरा ने सोचा। मैडम ड्राइवर पहले से ही गेट पर इंतजार कर रहा है, देखिए। बटलर थोड़ा शर्मिंदा था और धरा उसके लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनना चाहती थी। समझ गई, मैं आ रही हूँ। वीना मैं घर जा रही हूँ, मैं इस वीक के अंत तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, धरा ने अपना बैग पैक करते हुए कहा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। वानी का परिवार शहर से बाहर है और हर वीकेंड केवल वह और धरा ही है जो घर नहीं जाना चाहती थी, उसके साथ है। दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त बन गए हैं जो हर चीज़ के बारे में बात कर सकती हैं। स्कूल के गेट से बाहर निकालने के बाद धार ने तुरंत उस जानी पहचानी कार को देखा जो बहुत ही यूनिक दिख रही थी। धरा ने अपनी आंखें घुमाई, उसे केवल इस बात का अफसोस हुआ था कि वह बिना अपना फेस बदले बाहर आ गई, इसलिए धरा ने इधर उधर देखा और अपना चेहरा अपने हाथों से कवर कर लिया और तेजी से कार की ओर चली गई। ड्राइवर जल्दी से कार से उतरा और गेट खोला, धरा अंदर बैठ गई और वो कार वहां से चली गई। तभी एक व्यक्ति स्कूल गेट के पास एक बड़े से पेड़ के पीछे से निकला और दूर जाती लग्जरी कार को देखता रहा। उसके मुंह के कोने पर घृणा की झलक दिखी, फिर उसने फोन की ओर देखा और उसकी मुस्कान और अधिक संतुष्टि से भर गई। जब वह कबीर के घर पहुंची तो धरा को पता चला कि उसे 102 डिग्री बुखार था। धरा ने पूछा कि कबीर को बुखार कैसे हुआ। तब बटलर ने कहा कि शायद उन्हें सर्दी लग गई है, डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं और वह पहले से ही अंदर है। अभी मौसम गर्मी और बरसात के बीच का था। टेम्परेचर अच्छा था, मौसम बिल्कुल सही था और यहाँ तक कि एक छोटी लड़की को भी ठंड नहीं लगेगी। फिर एक बड़ा आदमी होकर उसे सर्दी कैसे लग गई? वह बस लंबा और ठीक दिखता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शरीर इतना कमज़ोर होगा। इसी समय गेट खुला और डॉक्टर बाहर आए। बटलर तेजी से आगे बढ़ और घबराते हुए पूछा, डॉक्टर अमन वह कैसे हैं? जो डॉक्टर बाहर आया हुआ बहुत छोटा था और बिल्कुल कबीर की उम्र का लग रहा था। उसकी फेशियल फीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, उसने एक चश्मा पहना हुआ था। वह बहुत शांत और काफ़ी समझदार दिख रहा था। उसने जानबूझकर या अनजाने में धरा की ओर देखा और मुस्कुराया। डॉक्टर अमन हंसो मत, मिस्टर कबीर को क्या दिक्कत है? बटलर ने चिंतित होते हुए पूछा। चिंता मत करो, वह ठीक है, उसे ठंडी लग गई है। बोलने के बाद अमन ने धरा पर एक नज़र डाली, लेकिन उन्हें केवल ठंडी नहीं गैस भी हो गया है। उन्हें गैस कैसे हुआ? उन्हें हर दिन एक 5 स्टार के शेफ के द्वारा बनाया गया खाना दिया जाता है और सभी चीज़ें फ्रेश होती है। शायद ये फास्ट फूड की वजह से हुआ होगा, उनका पेट कमज़ोर है, वो मसालेदार और ऑयली फूड नहीं खा सकते। अजीब है, अगर उसे इस तरह हर दिन सेट पर फास्ट फूड खाना पड़ता तब तो वो हॉस्पिटल में ही रहता, धरा ने सोचा। मैंने उससे कहा था कि वो इसे न खाए लेकिन वो नहीं माना, धरा ने कहा। डॉक्टर अमन मुस्कुराए, चिंता मत कीजिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जिस तरह से वो धरा से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी बड़े डॉक्टर है और कबीर के दोस्त भी। डॉक्टर अमन, उन्हें किस तरह की दवा देनी होगी? बटलर ने पूछा। उसे दवा की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और देखभाल की ज़रूरत है। अपनी बात खत्म करके वो एक नज़र धरा को देखकर वहाँ से चले गए। बटलर ने कबीर के रूम का गेट खोला। धरा वहाँ से भागने ही वाली थी कि अंदर से एक ठंडी आवाज़ आई। धरा, चैप्टर 17, कबीर का धरा को परेशान करना। धरा जो अभी 2 कदम ही चली थी, उसके पैर इस तरह से हो गए थे जैसे वह एक ऐसी पक्षी हो जिसके पैर को किसी ने रबड़ से बांध दिया हो। जैसे ही वह अपने पंख फैलाने वाली हो उसे पीछे से खींच लिया जाता हो, चाहे वह कितनी जोर से फड़फड़ा रही हो फिर भी वह बाहर उड़ नहीं सकती। वह वास्तव में उसे नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन वह एक ही छत के नीचे थे, इसलिए उसने अपनी हार माननी पड़ी। धरा थोड़ी देर तक दरवाजे पर चटपटाती रही, फिर उसने धक्का देकर गेट खोला और अंदर चली गई। कमरे में कबीर बेड के सहारे आधा झुका हुआ था और उसके शरीर पर एक पतला ब्लैंकेट था। उसका चेहरा पीला लग रहा था, वह सच में बीमार लग रहा था। बटलर बेड के सामने खड़े होकर इंतजार कर रहा था। मिस्टर राजवंश, क्या आप थोड़ा पानी लेंगे? क्या आपको भूख लगी है? कबीर ने अपना हाथ हिलाया। नहीं, आप पहले बाहर जाए। ठीक है मास्टर। बटलर दरवाजे की ओर चला गया और धरा को देखा। मैडम प्लीज़ आप उनका अच्छे से ख्याल रखिए। धरा ने अपनी आंखें घुमा ली थी, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। जैसे ही बटलर वहां से चला गया उसने अपने चेहरे के भाव तुरंत बदल लिया और गंभीर हो गई।
क्या मैं आपके लिए कुछ कह सकती हूँ? कबीर अचानक से चौंक गया। क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं बीमार हूँ? अरे तुम बीमार हो तो चुप रहो। धरा ने उसके आगे शब्द को मुंह में ही रोक दिया। हालांकि उसकी बीमारी का उससे कोई लेना देना नहीं था, वह वैसे ही एक पेशेंट है और वह किसी पेशेंट से बहस नहीं करना चाहती थी। कबीर की आंखों की ओर देखते हुए वह साफ साफ देख सकती थी कि वह उससे नाराज था। उसने इशारा किया, उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त थी। मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। धरा ने अपनी आंखें घुमाई और खुद में बुदबुदाई। जब बटलर नम पानी देने के लिए पूछा था तो उसने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए बोला कि वह पानी नहीं पीना चाहता, लेकिन अब मैं पीना चाहता हूँ। क्यों मैं नहीं पी सकता? कबीर ने काफ़ी कड़े शब्दों में कहा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। क्या कबीर के पास सच में इतने तेज कान है? वह बस अपने मन में बुदबुदा रही थी, लेकिन उसने सब सुन लिया। धरा ने एक गिलास में पानी डालकर पलटी और कबीर को दे दिया। धरा ने उससे पानी का गिलास लिया और टेबल पर रख दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मेरी बीमारी का तुमसे कोई लेना देना है? धरा ने ये सुनकर मासूमियत से उसकी ओर देखा, मानो कह रही हो क्या इससे उसका कोई लेना देना सच में है? कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, मुझे भूख लगी है और मैं नूडल्स खाना चाहता हूँ। धरा ने गुस्सा ना करने की कोशिश की और उसे देखकर मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। ठीक है, मैं अभी बटलर से बोल देती हूँ। कबीर ने सीधे मना कर दिया और बोला, मुझे बटलर की ज़रूरत नहीं है, मैं बस वही खाना चाहता हूँ जो मेरी पत्नी बनाएगी। धरा इसे सहन नहीं कर सकती थी, ये आदमी जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। कबीर, क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? कबीर ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम पति पत्नी है और आपका पति बीमार है। क्या आपको उसकी अच्छी देखभाल नहीं करनी चाहिए? क्या आप पति पत्नी के कर्तव्य को भूल गई है? धरता तो इतनी शुद्ध हिंदी सुनकर कि हैरान हो गई और बोली, तुम बहुत अच्छा। वैसे भी वह नूडल बनाने में अच्छी थी। धरा ने जल्दी से नौकरों को बोलकर नूडल्स मंगवाए। मैडम ये क्या है? धरा को किचन में व्यस्त देखकर बटलर ने धरा से पूछा, ओह ये कबीर को नूडल्स चाहिए, मैं अभी उसे ही बना रही हूँ। ओह मैडम प्लीज़ आप अपने पति को इस तरह के खाने ना दें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बटलर इतना डरा हुआ था कि उसने नूडल्स छीन लिया। उसे डर था कि धरा नूडल्स पानी में ना डाल। क्या बात है मैडम, पिछली बार जब आपने नूडल्स बनाया था तो वह बहुत मसालेदार था, तब से ही सर को पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वह कल बीमार पड़ गए थे। अब वह अब और यह नहीं खा सकते। धरा को अब जाकर यह बात समझ में आई कि कबीर की तबीयत वास्तव में नूडल्स खाने से खराब हुई है। इसलिए धरा ने दलिया बनाने के बारे में सोचा। धरा ने नूडल्स के पानी को हटाया और छोटे से बर्तन में कबीर के लिए दलिया बनाना शुरू किया। मिस्टर राजवंश प्लीज़ इसे टेस्ट करें। धरा ने खुशी खुशी कबीर को दलिया का बाउल पकड़ाया। अपने सामने दलिया को देखकर कबीर की भौहें सिकुड़ गई। मैंने तुमसे मेरे लिए नूडल बनाने के लिए कहा था, तुमने दलिया किसके कहने पर बनाया? धारा ने अपनी आंखें छोटी की और बोली, क्या आप नहीं जानते कि आपको गैस हुआ है और वह गैस किस वजह से हुआ है? ये बात तो आपको डॉक्टर ने बताया ही होगा। अब आप केवल सादा खाना खा सकते हैं, मसालेदार खाना नहीं। उद्धरण चिन्ह। कबीर हल्के से खांसा, उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। ये तुमको किसने बताया? धरा ने बिना कुछ कहे सिर्फ कबीर की ओर देखा। जवाब साफ था। अच्छा बटलर ने, कबीर ने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर राजवंश अब आप एक पेशेंट है, इसीलिए दलिया खाना आपके लिए अच्छा रहेगा। धरा ने उसे फिर से याद दिलाया। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस दलिया की कटोरी को देखा। थोड़ी देर बाद उसने सर हिलाया। तुमने ये कहा कि मैं एक पेशेंट हूँ, एक पत्नी होने के नाते क्या तुम्हें मुझे खाना नहीं खिलाना चाहिए? धरा की आंखें चौड़ी हो गई। अरे मिस्टर राजवंश, क्या आपको कोई गलती हुई है? आपको अभी बस सर्दी ही हुआ है, क्या आप अपने हाथ से नहीं खा सकते हैं? क्या आप इतने कमज़ोर हैं? हाँ, कबीर ने हल्के में जवाब दिया, मुझे बुखार है, मुझ में ताकत नहीं है। धरा ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर उसने कटोरा उठाया और कबीर को खिलने के लिए तैयार हो गई। धरा ने जैसे ही चम्मच कबीर के मुंह की तरफ ले जाने के लिए किया, तभी कबीर ने कहा, ये बहुत गर्म है। धरा के चम्मच पके हुए हाथ रुक गए। धरा ने कबीर की ओर घूर कर देखा और दिल ही दिल में उसे बहुत कोसा। उसने फिर जल्दी से दलिया पर फूंक मारी और फिर दोबारा कबीर को मुंह खोलने के लिए बोली, धरा क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जो बनाया है वह दलिया ही है? धरा तो स्तब्ध रह गई। अगर वह दलिया नहीं है तो क्या है? कबीर ने एक चम्मच उठाया और उसे कटोरी में डालकर उसमें से चावल के दानों को निकाला और बोला, ये बस उबले हुए चावल और पानी है और मैं इसे अच्छे से गिन सकता हूँ, क्या इसे तुम दलिया कहती हो?
धरा ने अपनी पलकें झपकाई और नीचे देखा और सच में चावल बहुत कम पके थे और यह खाने लायक भी नहीं लग रहे थे, लेकिन कम से कम ये दलिया है। इसके अलावा उसके दलिया बनाने का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उसे कबीर के लिए बनाना पड़, वह नहीं इसने अच्छी थी और ना ही उसे इसमें कोई इंटरेस्ट था। वह खाना पकाने के लिए के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पिछले जन्म में वो अपने 3 टाइम का खाना क्रू के साथ ही खा ली थी। वह डिब्बा बंद लंच भी खाती थी, कभी कभी वो बस मैगी खाकर ही गुजारा करती थी। मिस्टर कबीर, मुझे माफ़ करिए, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मैं बटलर से बोलकर आपके लिए खाना बनाने के लिए कहूँ तो कैसा रहेगा? कबीर ने ठंडा कर में कहा, तुम्हें खाना बना नहीं आता तो तुमने नूडल्स इतने अच्छे कैसे बनाए? धरा तो अब ये सोच रही थी कि सचमुच ये बेवकूफ़ है या बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहा है। वह सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स थे, नूडल्स के लिए मसाला तैयार था, वह बस पानी डालकर उबाल कर ले आए थी। इस तरह की पागलों वाली बात सुनकर उसका तो सर ही दर्द करने लगा। ठीक है, आप नूडल्स खुद भी बना सकते हैं, मुझे वो क्यों बनाना चाहिए? कबीर ने असंतुष्ट होकर कहा। क्या तुम वह नहीं हो जो नूडल्स खाना चाहता था? धरा ने जवाब देने से पहले कबीर की ओर देखा। तब कबीर ने कहा, आपके नूडल्स के कारण ही मैं बीमार हुआ हूँ। धरा का दिल तो एक पल के लिए किया कि वह यहाँ से भाग जाए, लेकिन ये सोचकर कि शायद वह उसकी वजह से ही इस तरह से बीमार हुआ है तो इसे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है। उसने खुद खाया था मगर वो उसको दोषी ठहरा रहा था। कबीर, क्योंकि तुम्हारा पेट नाजुक है इसलिए उस तरह का खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बस तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। धरा, क्या मतलब है वह सब मेरी गलती है? धरा ने बाउल उठाया और जबरदस्ती कबीर के मुंह में दलिया ठूंस दिया। कबीर को गर्मी महसूस हुई, वह तुरंत एक तरफ झुक गया। उसकी प्रतिक्रिया के कारण धरा ने अपने हाथ खिलाए और आधा कटोरा दलिया कबीर के ऊपर ही गिर गया। मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़। धरा ने कबीर से माफ़ी मांगी। उसके बाद उसने एक टिश्यू निकाला और कबीर की कपड़ों से दलिया पोंछने के लिए नीचे बैठ गई। सौभाग्य से दरिया बहुत गर्म नहीं था, नहीं तो कबीर जल ही जाता। लेकिन थोड़ी देर के बाद धरा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने पाया कबीर को पसीना आने लगा। धरा को तब एहसास हुआ कि वह अभी कहाँ हाथ लगा रही थी। धरा ने अपना हाथ ऐसे पीछे हटाया जैसे पता नहीं उसने क्या ही छू लिया हो। उसे बस अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नज़रें महसूस हुई। जब उसे कबीर का घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उठने लगी, तभी उसकी कलाई को कबीर ने पकड़ लिया और अगले ही सेकंड वो कबीर के बिस्तर पर कबीर के नीचे दबी हुई थी। चैप्टर 18 भूत फर्स्ट किस। अचानक से खींचे जाने की वजह से धरा कबीर के चेहरे के पास आ जाती है। उनकी आंखें मिली और वह एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे टाइम वहीं रुक गया। सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे कबीर के पीछे एक आकृति बन रही थी, जिसे उसके चेहरे के फीचर्स और भी अच्छे से दिख रहे थे। उसकी गहरी आंखें और भी चमकदार हो गई थी, जिससे धरा को अपने शरीर के अंदर गर्मी महसूस होने लगी। कबीर का शरीर धरा के शरीर से सटा हुआ था और धरा उसके नीचे दबी हुई थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों के नाक आपस में छू रहे थे। ये देखकर कि वह उसके होठों को चूमने वाला था, धरा को लगा कि उसका दिल उछलकर गले में आ जाएगा। उसने अनजाने में उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कबीर की काली आंखें और गहरी हो गई और धरा ने झट से कहा, तुम्हें सर्दी है? धरा की हथेली को जिससे उसने रोकने की कोशिश की, अचानक से कबीर ने उसे काट लिया। धरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हथेली से लेकर बॉडी के हर अंग तक बिजली जैसी कट दौड़ रही हो। उसके गाल एक पल के लिए लाल हो गए और कबीर तो इतना सब करने के बाद साइड होकर लेट गया, लेकिन धरा को ये बहुत अजीब लग रहा था। वो बहुत तेजी से उठी और जैसे तैसे कमरे से भाग निकली। अपने कमरे में वापस आकर धरा थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और उसका चेहरा छोटा सा हो गया। अभी भी उसका चेहरा शर्म से लाल था और उसकी हथेलियां अभी भी गर्म लग रही थी। उसने नीचे देखा और कबीर को गालियां दी और अपने हाथों को देखा जहां कबीर ने उसे काटा था, और उसने अपने मन में सोचा, वह सच में ये कोई जानवर ही है। वह बस उसका पेन साफ करने के लिए गई थी, लेकिन उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया और उसके दिमाग में भी यह सब डालने लगा। दूसरी तरफ कबीर बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर अभी भी सख्त था। उसके दिमाग में भी धरा का शर्म से लाल चेहरा ही दिख रहा था और वह साथ ही यह सोच रहा था कि क्या उसे धरा को किस करना चाहिए था। फिर अचानक कबीर को धरा और अपनी होटल वाली रात याद आ गई। वह उसकी बॉडी के हर पार्ट को याद करने लगा और मन में सोचने लगा, वह सच में बहुत ही खूबसूरत है। क्या उसे अपनी पत्नी से इस तरह से दूर रहना चाहिए?
फिर उसने सोचा कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उस रात जब वह साथ थे तब वो नशे में था, इसलिए वह उसके साथ फिजिकल हो गया क्योंकि नशे की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन बाद में और अभी भी यह पहली बार था जब उसने अपने आप पर से अपना कंट्रोल खो दिया था। वह वास्तव में उसके साथ आगे बढ़ना चाहता था, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया था। क्या वह पागल हो गया है? फिर उसने मन में सोचा, जरूर धरा में ही कोई ऐसी बात है जो वह उसकी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट हो रहा था। वह जितना अधिक इसके बारे में सोच रहा था उसकी बॉडी उतना ही ज़्यादा गर्म हो रही थी। फिर वो जल्दी से बेड से उतरा और बाथरूम की ओर भाग। धरा को ये पता नहीं चल सका कि कबीर के शरीर का टेम्परेचर इतना कैसे गिर गया था। आज फिर से उसका बुखार क्यों बढ़ गया, और उसके बुखार को देखकर बटलर घबरा गया। बटलर ने तुरंत डॉक्टर अमन को बुलाया। चेक करने पर अमन ने कबीर को बुखार कम करने वाला इंजेक्शन दिया और फिर गंभीरता से उसे कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम ठीक हो जाओ या तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुमने ठंडे पानी से शावर क्यों लिया? क्या कबीर ने ठंडे पानी से शावर लिया था? धरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आश्चर्य से कबीर की ओर देखा। उसने सोचा कि इस आदमी का दिमाग सच में खराब है, ये पहले से ही बीमार था, उसे बुखार था और फिर भी वह ठंडे पानी से नहाने गया था। क्या वह खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता था? धरा के शब्दों ने अमन को उसकी ओर देखने पर मजबूर किया। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ समझ में आ रहा हो। उसने एक मुस्कान से उसकी ओर देखा और बोला, यह आदमी सचमुच में थोड़ा पागल है और इसलिए तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। बाहर जाओ और मेरे घर से निकल जाओ। इससे पहले कि धरा कोई जवाब दे, पानी बिस्तर पर बैठा कबीर ने निराश होकर धीमी आवाज में कहा। अमन ने पीछे देखा। उसने मजाकिया मुस्कान उसे पास किया। हालांकि वह उसकी बातों से खुश नहीं था, लेकिन उसने इस बात को मना भी नहीं किया और बोला, मेरी बातों को याद रखना। वह तुरंत यहाँ से चला गया। कबीर के गुस्से को देखकर पहले ही अमन जल्दी से वहां से चला गया। कमरे में केवल धरा और कबीर ही रह गए थे। उस समय धरा को याद आया कि अमन ने उसे दवा देने के लिए कहा था। धरा पीछे मुड़ी और उसने कबीर को पानी का गिलास दिया। ये दवा लेने का टाइम है। धरा ने कबीर को दवा दी। कबीर ने उस पर नजर डाली। मैं नहीं खा सकता। धरा ने गुस्से में उसकी ओर देखा और वह बोली, यह आदमी सच में एक बच्चा है। धरा अब नाराज होने से नहीं रह सकी। उसने सीधे कहा, अगर तुम दवा लेना नहीं चाहते हो तो तुमने शावर क्यों लिया? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बोलने से पहले कबीर का चेहरा काला पड़ गया। धरा तुरंत समझ गई और उसे शर्म आ गई। अब जबकि कबीर की सर्दी बढ़ गई थी तो धरा वहीं रुकी और उसकी देखभाल करते रही। साफ शब्दों में कहा जाए तो वह अपनी पत्नी होने की ड्यूटी पूरी कर रही थी। 2 दिन तक उसका ख्याल रखने के बाद आखिरकार कबीर के शरीर का तापमान ठीक हो गया। डिनर के बाद कबीर, जो 2 दिनों से कमरे में कैद था, टहलने के लिए नीचे जाना जाता था और धरा, जो एक अच्छी पत्नी की तरह उसकी बात मान रही थी, तो भी बिना कुछ कहे उसकी बात मानकर उसके साथ नीचे चल पड़ी। रात में बगीचे में हवा तेज चल रही थी। वहां का माहौल काफी खूबसूरत था। धरा थोड़ी देर तक कबीर के साथ चलती रही। तभी उसे एहसास हुआ कि वो बगीचा बहुत बड़ा था। ये सच है कि अमीरों की दुनिया में बाथरूम एक लिविंग रूम जितना बड़ा होता है, लिविंग रूम एक बगीचे जितना बड़ा होता है। अफसोस की बात है कि गरीब बस उसकी कल्पना ही बस कर सकता है। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद धरा को लगा कि उसके पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन कबीर का वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। बगीचे में रोशनी धीमी थी। अचानक धरा को अपने पीछे हवा का झोंका और अचानक ठंडक महसूस हुई। वह चौंक गई और जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया उसने देखा कि उसके पास से एक सफ़ेद चीज़ चमक रही है। रोशनी इतनी तेज थी कि वो देख नहीं पाई, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गोल चीज़ हो। उसकी गति बहुत तेज थी। धरा का सिर एक पल के लिए तो खाली हो गया और फिर उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह चीज़ कबीर के शरीर तक पहुंच गई और अगले पल किसी ने उसे कसकर गले लगा लिया। धरा, तुम क्या कर रही हो? कबीर के इस तरह अचानक गले लगाने से वह हैरान रह गई। भूत भूत कबीर, तुम्हारे घर में सचमुच भूत है। धरा इतनी डर गई कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। कबीर ने अपनी भौहें चढ़ा दी। धरा, माहेश्वरी, तुम क्या बकवास कर रही हो? भूत कहाँ से आएगा? मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा एक सफ़ेद छाया। धरा ने फूलों की ओर इशारा करते हुए कहा। कबीर ने उस तरफ देखा। बगीचा बहुत शांत था और वहां कुछ नहीं था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने धरा की ओर देखा। धरा, माहेश्वरी, क्या तुम मेरी बाहों में आने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढ रही हो?
कबीर तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो और तुम एक बेशर्म इंसान हो, मैं खुद तुम्हारी बाहों में क्यों आना चाहूँगी, वहाँ सच में भूत था। धरा ने गुस्से में जवाब दिया। ठीक है भूत था, अभी नहीं है तो तुम नीचे आ जाओ, कबीर ने उससे कहा। लेकिन अब भी धरा उस छाया के बारे में सोचती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, इसलिए वह उसे और भी कसकर गले लगा लेती है और अपने छोटे से सिर को हिलाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं उतरूंगी, मुझे डर लग रहा है। रोशनी के नीचे धरा का चेहरा कबीर के सीने में छुपा हुआ था, उसकी गोरी त्वचा लाल हो गई थी और वह उसे हिलने भी नहीं दे रही थी। धरा के चेहरे के फीचर्स बहुत नाजुक थे, वह बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी और वह जितनी देर तक उसे देखता रहा वह उसे उतने ही सुंदर लगने लगी। उस समय उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया था, उसके गुलाबी होठ थोड़े से लाल दिख रहे थे और उसकी सांसें कबीर को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। कबीर की नाक में उसकी खुशबू जा रही थी, कबीर को हर तरफ गर्मी ही महसूस हो रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना सिर नीचे किया और धरा को उसके होठों पर चूम लिया। धरा तो स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, कबीर का चेहरा ठीक उसकी आंखों के सामने था और उसके अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। बदतमीज इंसान, धारा ने कबीर को दूर धक्का दिया और तेजी से कबीर के बाहों से कूद गई। उसने उसे घूर कर देखा और उस सफ़ेद रोशनी की परवाह किए बिना जल्दी से वहां से भाग गई। कबीर ने उस छोटी लड़की को देखा जो घबराहट में भाग गई और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने होठों को अपनी जीभ से सहलाया और बोला, वह सच में बहुत मीठी थी। चैप्टर 19 माया का प्लान। अगले दिन मंडे था, जिसकी वजह से धरा अपना बैग लेकर नीचे आई। उसने देखा कि कबीर की कार गेट पर खड़ी थी, वह विला से बाहर निकाल कर जाने वाली थी कि तभी उसे ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, मैडम प्लीज़ कार में बैठ जाए। पिछले कुछ दिनों से इस विला में रहते हुए धरा को पहले से ही इस नाम से बुलाए जाने की आदत हो गई थी। वह ड्राइवर की ओर देखकर मुस्कुराई और पीछे की सीट पर बैठे कबीर को देखने लगी और वह बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। कबीर ने अपनी पलकें उठाने की जहमत नहीं उठाई। तब ड्राइवर बोला, मैडम यहाँ से बस स्टेशन तक पैदल चलने में 2 घंटे लगते हैं। क्या 2 घंटे लगेंगे? धरा देर से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से कार का गेट खोला और अंदर बैठ गई। कार चल पड़ी। तब उसने अपने बगल में बैठे आदमी पर नज़र डाली और बोली, वह मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दो। कबीर ने फिर भी उसकी ओर नहीं देखा और धीरे से कहा, राजवंश परिवार इतना भी गरीब नहीं है कि उनकी बहू को बस से जाना पड़े। जब धरा ने सुन तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह उसे घूमने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। उसे थोड़ा शर्म भी महसूस हुआ। इससे पहले कि वह खुद को उसकी बातों से समझा पाती, उसने उसके घृणा से भरी आवाज़ सुनी, तुमने ये कपड़े दोबारा क्यों पहन रखे हैं? क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? मैंने इसे धो दिया और यह बहुत साफ है। कबीर ने अपनी आईब्रो ऊपर की और महक ने सोचा, क्या सच में इसे मेरे दिए हुए कपड़े पसंद नहीं आए? लेकिन वह तो सब इंटरनेशनल ब्रांड के थे। तभी धरा बोली, वह सभी कपड़े बहुत ही बड़े ब्रांड के हैं, अगर मैं उसे स्कूल में पहनकर जाऊंगी तो लोगों का लगेगा कि सच में मेरे पास एक शुगर डैडी है। शुगर डैडी? कबीर ने उसकी ओर देखा और बोला, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह अच्छी बात नहीं है ना? तब धरा ने देखा कि कबीर का इरादा उसको जवाब देने का नहीं था। धरा ने तब ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है कि सभी आदमी की सोच एक जैसा ही होती है, सभी आदमियों को बस एक खूबसूरत लड़की चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी सुन सकते हैं। कबीर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी और वह बोला, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो? मैं? धरा ने केवल यह महसूस किया कि कबीर उसे घूर रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक से कबीर ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में खींच लिया। धरा का चेहरा लाल हो गया। कल रात उसे कबीर का किस करना याद आ गया और वह और भी ज्यादा शर्मा गई। वह वास्तव में इस आदमी को बहुत पीटना चाहती थी। तभी कबीर बोला, तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तभी अचानक से कार स्कूल के पास आकर रुक गई। धरा ने जल्दी से ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। वह स्कूल के गेट के पास नहीं उतरना चाहती थी, नहीं तो उसका जीना हराम हो जाएगा। कार का गेट बंद करने के बाद वो मुड़ी ही थी कि तभी गाड़ी से कबीर की आवाज़ आई, अब से तुम्हें हर वीकेंड विला आना होगा। मैं? क्या? इससे पहले कि धरा उसकी बातों को मना कर पाती, कबीर पहले से ही कार की खिड़की बंद कर चुका था और वहां से चला गया। धरा मुड़ी और स्कूल की ओर चल पड़ी। उसका फ़ोन बैग के अंदर था, जो कुछ कदम चलने के बाद ही बजने लगा। धरा ने कॉलर आईडी देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके फ़ोन पर यश का फ़ोन आ रहा था।
हालांकि 2 दिनों से उसने लगातार उसे फ़ोन किया था, लेकिन धरा ने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया और उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। धरा ने अपने बैग में फ़ोन रखा और स्कूल में चली गई। स्कूल के सामने कोने पर एक जोड़ी आंखें उसे नफरत से देख रही थी। उसकी अपनी को कसकर दबाया, उसकी उंगलियां से खून बाहर निकल गया। वह उसे तब तक देखती रही जब तक धरा वहां से गायब नहीं हो गई और वह अभी भी स्कूल गेट पर काफ़ी देर तक देख रही। यश, तुमने इस बार अपनी आंखों से देखा, इसलिए जब तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। माया ने अपने होंठ भींचे और गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही फोटो दिखाया था और तुम्हें विश्वास नहीं हुआ था कि धरा किसी के साथ इन्वॉल्व है। मैं उसकी बहन हूँ, क्या मैं अपनी बहन को चोट पहुँचा सकती हूँ? यश ने अपना सर घुमाया और उसकी ओर गुस्से से देखा, तुम दोनों बहनें हो, तुम मेरी एक बाहर वाले इंसान की मदद क्यों करना चाहती हो? माया चौंक गई, लेकर उसने जल्दी ही खुद को शांत किया। यश, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको एक बाहर वाले व्यक्ति की तरह मानती हूँ? मेरे दिल में आप कभी भी एक बिहारी व्यक्ति नहीं थे। आप और मेरी बहन मेरे दिल में एक ही है। इसमें मेरी बहन की गलती है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वह मेरी बहन है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। यश ने गुस्से से माया की ओर देखा। यश, मुझे इस तरह मत देखो, मैंने पहले जो तस्वीर ली थी उन पर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अभी तुमने खुद देखा, वास्तव में वह एक बार से भी अधिक होता है। बस उसके बारे में बात मत करो। यश गुस्से में घुमा, उसका चेहरा उदास था और वह अपनी कार की ओर चला गया। अरे यश, मेरा वेट करो। नाइट क्लब के एक प्राइवेट रूम में यश शराब पी रहा था। बहुत से बोतल पड़े हुए था और वह पागलों की तरह शराब पी रहा था। आसपास माहौल काफ़ी अच्छा था। तभी वहां माया आ गई। यश, ड्रिंक करना बंद करो, तुम बहुत नशे में हो। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मनाने की कोशिश की। तभी माया के दिमाग में एक प्लान आया और वो यश को लेकर एक होटल के रूम में चली गई। अचानक माया यश को किस करने लगी। नशे में होने की वजह से यश को भी कुछ समझ में नहीं आया, वह उसका पूरा साथ देने लगा। धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े बेड के नीचे गिरने लगे और फिर उस होटल रूम में दोनों की तेज तेज सांसें और सिसकियों की आवाज़ आने लगी। अगली सुबह यश ने देखा कि वह किसी लड़की के बाहों में सोया हुआ है। उसका पूरा सर ही चकरा गया। फिर उसने ध्यान से देखा तो वह माया थी। ऐसा कैसे हो सकता था? वह माया के साथ कैसे सो सकता था? वह अभी सोच रहा था कि तभी माया जाग गई। जब उसने यश को हैरान देखा तो माया जोर जोर से रोने लगी और बोली, यश, कल रात यह मेरा पहली बार था। यश ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि ड्रिंक करना उसकी गलती थी। उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। इस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी और माया की ऐसी हालत कैसे हो गई। माया, मुझे माफ़ करो, माया ने सिसकते हुए कहा। यश, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? माया, तुम्हें पता है कि मैं धरा को पसंद करता हूँ। धरा ने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे नहीं पता कि वह कितने आदमियों के साथ सोई है, लेकिन यह मेरा पहली बार तुम्हारे साथ था। वह जोर जोर से रोने लगी। माया का रोना सुनकर यश बहुत उलझ गया, इसलिए उसने अपना उठाया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, माया, रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए माया रोते हुए उसकी बाहों में आ गई। उसने यश को कसकर पकड़ लिया और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। चैप्टर 20। माया को मिला फीमेल लीड का रोल। धरा अभी क्लास में थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन को साइलेंट पर नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे जल्दी से फ़ोन को लेकर बाहर जाना पड़ा। अंजलि, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस वक्त क्लास में हूँ? तुम क्लास खत्म होने तक का भी इंतज़ार नहीं कर सकती हो? मिस माहेश्वरी, अगर बात ज़रूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, अंजलि ने जल्दी से कहा। क्या बात है? मुझे अभी अभी खबर मिली है कि लैला के फीमेल लीड के रोल को किसी और ने ले लिया है। क्या तुम्हें पता है कि लैला की जगह किसने ली है? धरा को थोड़ा गलत होने का अंदेशा हुआ। वही तुम्हारी सौतेली बहन। मुझे नहीं पता उसने ऐसी कौन से चाल चली है। धरा का मन तो और भी ज़्यादा खराब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी क्या किया होगा माया ने? धारा ने सोचा। फिर वह अंजलि से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर लैला को कोई कैसे उस फिल्म से निकल सकता है? और उसने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली, वह भी फीमेल लीड के रोल के लिए? उद्धरण चिन्ह। अरे धरा, मुझे भी कैसे पता होगा? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं ही उस फिल्म की डायरेक्टर हूँ। मुझे इसके बारे में बस इतना ही पता है कि अब इसे कोई नहीं बदल सकता और जल्दी ही इस बात की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी।
धरा ने कुछ देर तक सोचा। अंजलि, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं लैला से बात कर सकूं? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लैला के बारे में सोचते हुए धरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में लैला के साथ जो कुछ भी हुआ उसे अच्छे से याद था। इस वजह से वह उसके लिए बहुत दुख महसूस करती थी। इस जीवन में लैला उसकी फिल्म की फीमेल लीड थी और धरा इस फिल्म की सेकंड फीमेल लीड थी। उसने सोचा था कि सब कुछ भाग्य के साथ बदल जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ साथ माया का भाग्य भी बदल जाएगा और पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी माया का साया उसे पर मंडराने लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। इतना बोलकर धरा फोन रख दिया। फिर उसने कुछ सोचकर डायरेक्टर अभिनव को फोन किया और उसने कुछ बात की। दोपहर के समय लैला के अपार्टमेंट में लैला के सामने धरा बैठी हुई थी। तभी उसने महसूस किया कि वह इस तरह से शांत नहीं बैठ सकती, उसे कुछ करना होगा। उसके सामने लैला बिल्कुल वैसे थी जैसे उसके पिछले जीवन में उसकी छाप थी। एक सुंदर, अच्छी, दयालु और शांत लड़की। वह पहली नज़र में ही एक सभ्य लड़की की तरह दिखती थी। थोड़ी बातचीत के बाद धरा सीधे मुद्दे पर आई गई। लैला, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, क्या डायरेक्टर अभिनव ने तुम्हें खुद ही फीमेल लीड के लिए नहीं चुना था? तो ये कैसे हो सकता है कि अब तुम उस फिल्म से निकल दी गई? लैला की आंखों की चमक चली गई और फिर उसने अपना सिर हिलाया। डायरेक्टर अभिनव बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान है, लेकिन कुछ चीज़ें और है। वह उसे इसके बारे में कुछ बताया नहीं चाहती थी, लेकिन अगर फिल्म के लिए पैसे ही ना हो तो उसको टीवी पर लाना असंभव है। धरा तुरंत समझ गई। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ने तुम्हें हटाया है? लैला भी चौंक गई। उसे धरा की चालाकी और समझदारी ने चौंका दिया। हाँ, इन्वेस्टर के पास कोई और है जिसका वो सपोर्ट करना चाहते हैं। धरा ने मन में उसका मजाक उड़ाया। क्या ये सिर्फ एक इन्वेस्टर है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनुमान लगा लिया कि वह कौन हो सकता है। पिछले जन्म में माया को सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला था, उसे फंसने और सबसे शक्तिशाली को एक्टर को कुचलना के अलावा वह इस फिल्म में भी इन्वेस्टर लेकर आई थी, और जिस आदमी ने उसका सपोर्ट किया था, उसे कनेक्शन और इन्वेस्टमेंट दिया था, वह यश था। हालांकि यश का परिवार मल्होत्रा परिवार देश का एक धनी परिवार नहीं था। यश के पिता एक स्टेट के गवर्नर थे और उसकी मां एक बड़ी कंपनी चलती थी, इसलिए उन्हें फेमस कहा जाना चाहिए। ऐसे में यश के सपोर्ट ने माया को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिला दिया, लेकिन माया को इस तरह से कामयाब धरा कैसे होने दे सकती थी? लैला, मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती हूँ। जब मैं ये कहती हूँ तो तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग सकता है, लेकिन प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानना। ठीक है, कहो, लैला ने धीरे से कहा। मैंने सुना है कि कियान का परिवार आपको हमेशा सपोर्ट करते थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरा के बोलने से पहले ही लैला ने उसे रोक दिया और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई और वह बोली, मैं सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकती हूँ। मैं किसी की भी मदद लेना नहीं चाहती। मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती कि यह सब मैंने खुद से पाया है। कियान चाहे मेरे लिए कुछ भी क्यों ना करना चाहे, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लैला को देखते हुए धरा को लगा कि वह यहाँ बेकार में नहीं आई थी। लैला, मैं आपके बातों से सहमत हूँ। मैं जो पूछना चाहती हूँ वह ये है कि अगर मैं तुम्हें फिर से क्रू में शामिल कर सकती हूँ, लेकिन शायद सिर्फ एक छोटे से रोल के लिए ही क्यों न हो, तब भी तुम उस रोल को करना चाहोगी? लैला की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? क्या आप मुझ पर इतना भरोसा करती है? धरा ने उसकी ओर देखा और पूछा। लैला ने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। धरा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हॉट ब्रोकन के प्रीमियर के दिन एक छोटी सी डिनर पार्टी है रखी गई थी। सभी एक्टर और प्रोड्यूसर वहां मौजूद आने वाले थे। सुबह सुबह ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी अच्छा था। धरा और लैला दोनों साथ थे, क्योंकि वो दोनों नए नए एक्टर थे। ना तो धरा और ना ही लैला के पास कोई स्पोर्ट था, इसलिए वह कोने में टेबल पर बैठी थी और उन्होंने अपना मेकअप करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर शोर हुआ, साथ ही किसी के हिल्स की आवाज़ आए और कई लोग बाहर से अंदर आए। धरा नहीं उस तरफ देखा तो माया थी, जिसने एक बहुत ही बड़े ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे और वह काफ़ी भड़कीले थे। उसके पीछे 3 लोग थे। जब वह अंदर आई तो ड्रेसिंग रूम के चारों ओर उन्होंने अपनी नज़र घुमाई। एक पल के लिए ड्रेसिंग रूम शांत हो गया था और लैला को छोड़कर लगभग सभी का ध्यान उसके कपड़ों और ब्रांडेड चीज़ों पर गया। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह क्या हुआ? यह वही एक्ट्रेस नहीं है जो फीमेल लीड का रोल कर रही है? हाँ, वो बहुत सुंदर है। उसकी ड्रेस भी तो काफ़ी महंगी है। हाँ हाँ, उसने जो बैग लिया है वह तो लाखों का है। अचानक से लोगों की जलन से भरी आवाज़ सुनकर माया काफ़ी खुश हो गई।
ये लोग कितने गरीब हैं, इन्होंने हमें एक अलग मेकअप रूम भी नहीं दिया और हमें इन गंदे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, ये वास्तव में कितना अपमानजनक है। माया की तुलना में उसकी असिस्टेंट शैली काफ़ी ज़्यादा घमंडी थी। जैसे ही शब्द निकले कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन तुरंत ही कई लड़कियों ने अपनी सीट के लिए झगड़ा करना शुरू कर दिया। मिस माहेश्वरी, यहाँ मेरे साथ बैठिए, इस जगह पर लाइट काफ़ी अच्छी है, मुझे यकीन है कि मेकअप आर्टिस्ट आपको और अधिक सुंदर दिख सकते हैं। माया ने बात करने वाले लड़की की ओर देखा और केवल उसकी किस्मत को महसूस करते हुए मुस्कुराए। हम सभी एक ही क्रू के बहनों जैसी हैं, मैं आपकी सीट लेने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि मिस माहेश्वरी मेरे साथ मेरी सीट पर बैठ सकती है। लड़की की चापलूसी से भारी बात को सुनकर माया को काफ़ी अच्छा लगा। अब जबकि आप ऐसा कह रही है, इसलिए मैं आपकी बातों को मना नहीं करूँगी। माया ने सबकी ओर देखा और वहां बैठ गई। मिस माहेश्वरी, मेरा नाम फलक है, प्लीज़ आप मेरा फ्यूचर में ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बहनें जैसे हैं, इसलिए आपको इतना भी विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। माया ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मेरे साथ घुलना मिला आसान है, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करूंगी। मिस माहेश्वरी, आप बहुत सुंदर और प्रभावशाली हैं, आपका नेचर काफ़ी अच्छा है, हम सभी आपको बहुत पसंद करते हैं। अचानक उन सभी एक्ट्रेस ने बोलना शुरू कर दिया और ऐसा बोलने लगे जैसे माया कोई चांद हो। उनके बगल में बैठी लैला, जिसने पहले से ही मेकअप कर लिया था, उसने धरा को बस हेलो कहा और स्क्रिप्ट लेकर बाहर चली गई। ड्रेसिंग रूम में बहुत शोर था। लैला के स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ने के लिए उसे शांत जगह ढूंढना था। फीमेल लीड के चुने जाने के बाद अब उसे थर्ड फीमेल लीड का रोल करना था। इस तरह के उतार चढ़ाव से सामना करने के बाद भी वह ज़्यादा उदास नहीं हुई, उसे बस एक्टिंग पसंद था, वह दिल से काफ़ी सीधी इंसान थी। उसके लिए फीमेल लीड या थर्ड फीमेल लीड बस एक नाम था। वो बस डायरेक्टर द्वारा दिए रोल को और अच्छे से निभाना चाहती थी, उन्हें बाकी चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। लैला, किसी को बुलाते हुए सुनकर लैला एक पल के लिए चौंक गई। इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाती, एक हाथ ने उस